तो गुड आफ्टरनून। शुरू करते हैं महा रिवीजन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और ये आपका लास्ट अगेन 5 इयर्स है। ठीक है, गेट का है। और यहाँ पे देखते हैं कि 2 पार्ट्स में होगी या 1 पार्ट में होती है, देखते हैं। कोशिश करते हैं कि आज की आज कंप्लीट करने की इसको। ठीक है, 25 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। देखिए आपके पास कह रहा है दी आइगन वैल्यूज ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ये आपको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है। ठीक है, बाउंड्री वैल्यू इसलिए गिवन है क्योंकि ये आपको 2 पॉइंट्स पे गिवन है, 0 एंड पाई पे। ओके, ठीक है, ये आपको गिवन है। साथ में आपसे कहता है कि आपके पास ये कंडीशन है और ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। कहता है इसके आइगन वैल्यूज क्या होंगे, आपसे ये पूछता है। ठीक है, इसके आइगन वैल्यूज क्या होंगे, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो आपके पास जब भी इस टाइप की इक्वेशन आती है, आप क्या करते हो, उसमें सबसे पहला काम यही होता है कि आपकी जो इक्वेशन है आपने उसको इस फॉर्म में लिखा। हम काम करेंगे लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 के ऊपर। अब लैम्डा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पे बोला भी हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसने बोला हुआ है तो लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 लेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लैम्डा को रखा पी स्क्वायर, लैम्डा को रखा पी स्क्वायर। ठीक है, लैम्डा जैसे ही पी स्क्वायर रखा, और यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि पी शुड बी नॉन जीरो। ठीक है, और पी आपका एक कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, जो जीरो से जो आपका कोई भी रियल नंबर एक्चुअली में 0 को छोड़कर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने जैसे ही पुट करा तो डी स्क्वायर प्लस में लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0 आया। ऑक्सिलरी इक्वेशन से ये आपका आ गया, यहाँ पे सॉरी पी स्क्वायर आएगा तो प्लस माइनस पी आयोटा आ गया। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो इसको सोल्व करने पे y क्या मिलेगा, c1 cos ऑफ px प्लस में c2 sin ऑफ px। ठीक है, अब हमें देखो यहाँ पे y डैश भी चाहिए है ना, मुझे यहाँ पे y डैश भी चाहिए। y डैश अगर चाहिए तो मैं सिर्फ y डैश निकाल लूँ यहाँ से फटाफट। तो c1 माइनस का साइन ऑफ px प्लस में c2 cos ऑफ px। ये आपके पास क्या आया है, y डैश आया है। y भी आ गया, y डैश भी आ गया। क्या करेंगे, जो आपकी कंडीशन है उसके अंदर पुट कर दीजिए। y एट 0 पे 0 है तो रख दीजिए, y एट 0 पे अगर 0 है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, c1 cos ऑफ 0 यानी c1 प्लस में c2 साइन ऑफ 0 यानी 0, यानी c1 की वैल्यू आपके हाथ में आ गई 0। ठीक है, दूसरा कहता है दूसरी कंडीशन y एट पाई एंड y डैश एट पाई माइनस में, ये आपका 0 है ना, यहाँ पे रख दीजिए। y एट पाई पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, रखिए यहाँ पे। c1 तो ऑलरेडी 0 हो गया है तो c1 तो मैं हटा दूंगी इसमें से भी और इसमें से भी। अब c2 के ऊपर वर्क करेंगे, सिर्फ c1 0 है तो ये वाली टर्म भी 0, ये वाली टर्म भी 0। ठीक है, तो यहाँ पे बचता क्या है, सिर्फ ये यहाँ पे रख दीजिए। तो c2 साइन ऑफ पी पाई, ठीक है, यहाँ पे रख दीजिए, माइनस में p c2 cos ऑफ p पाई इक्वल टू में 0। क्लियर, c2 इन दोनों में से कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, साइन ऑफ p पाई माइनस में p cos ऑफ p पाई इक्वल टू में 0। ठीक है, अब देखो यहां पे या तो आपका ये 0 होगा या फिर आपका ये 0 होगा, है ना, या तो आपका c2 0 होगा या फिर आपका ये 0 होगा। हमें सॉल्यूशन चाहिए है नॉन ट्रिवियल, इसका मतलब ऑलवेज हम इस कंडीशन में लेकर चल सकते हैं कि c2 नॉन 0 होगा। तो 0 किसको होना पड़ेगा, इसको। और अगर ये 0 हो गया तो यहां पे मैं क्या करूंगी, इसको इस साइड ले जाओ, उसको उस साइड ले जाओ, cos p पाई को इसके नीचे ले आओगे तो ये आपका मैं यहां से हटा के इसके नीचे ले आऊं तो ये आपका cos p पाई बन जाएगा। और ये आपका क्या होता है, टेंजेंट p पाई। या मैं इसको ऐसे भी लिख दूं, अगर p माइनस में टेंजेंट p पाई इक्वल टू में 0, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई p के अंदर। बोलो, है ना। तो आपके पास जो मतलब जो इक्वेशन निकल कर आई है p में, वो ये इक्वेशन निकल कर आई है। और लैम्डा आपका क्या था, p स्क्वायर था।
तो यहाँ पे देखो, अब ऑप्शन आपको क्या कहता है, कहता है लैम्डा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर होगा क्या? ये तो हमारा आया ही नहीं है। कहता है लैम्डा एन स्क्वायर होगा, ये भी नहीं आया है। जरूरी थोड़ी ना, लैम्डा तो पी स्क्वायर आया था, वेयर पी इज कोई भी रियल नंबर हो सकता है जीरो को छोड़ के, जरूरी थोड़ी ना नेचुरल नंबर ही हो। फिर कहता है लैम्डा आपका के एन स्क्वायर के इक्वल होगा, जहां पे आपका के एन के लिए जो एन है वो 1 2 3 एंड सो ऑन जाएगा, ठीक है, और जो रूट्स होंगे वो इससे आएंगे। तो यहाँ पे हमने पी लिया है, इसने के ले लिया, बात तो एक ही है। हमने जो पी लिया वो हमारी इक्वेशन क्या बन रही थी, पी माइनस टेंजेंट पी पाई। तो ये भी तो पी, ये के को अगर आप पी से रिप्लेस करवा देंगे तो बात तो सेम ही है, पी माइनस टेंजेंट पी पाई इक्वेशन बन रही है। और जो आपकी जो एक आइगन वैल्यू है वो भी आपकी पी स्क्वायर ही तो बन रही थी, यहाँ पे के स्क्वायर ली है इसने, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एडिशन आ गया, इक्वेशन तो अगर ये करेक्ट होती जब यहाँ पे माइनस होता, लेकिन इसकी वजह से ये आपका गलत हो गया, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? हाँ जी हाँ जी, हो रहा है रितु, कर दिया था मैंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, ठीक है। तो इसी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। देखो यहाँ पे लैम्डा 0 से बड़ा दिया हुआ था, इसलिए हमें वर्क ज्यादा नहीं करना पड़ेगा मैंने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर लैम्डा 0 या कुछ भी ना दिया हो, 0 से बड़ा ना दिया हो, 0 से लेस ना दिया हुआ हो, तो आपको फिर जैसे वर्क करना पड़ेगा लैम्डा 0 के लिए, लैम्डा ग्रेटर देन 0 के लिए, लैम्डा लेस देन 0 के लिए, तीनों के लिए वर्क करना पड़ेगा फिर, ठीक है। यहाँ पे इसने लैम्डा ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, इसलिए सिर्फ उसके लिए वर्क कर दो। चलिए, ये आपका जी पीडी का क्वेश्चन है, इसको पीडी में करेंगे, ये अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। ये आपका पीडी का क्वेश्चन है, इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ही करेंगे, ठीक है। तो इसको एक बार हाथ में रखना, ये अभी नहीं करेंगे, जब पीडी करेंगे तब करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, कहता है लेट yx be the solution of the following initial value problem। एक मिनट वेट करना जी। देखिए, कहता है कि आपके पास yx be the solution of the initial value problem। yx आपको इसका एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपसे y at 4 के ऊपर वैल्यू पूछ रहा है। अरे मुझे ये तो जानी पहचानी इक्वेशन लग रही है, क्या आपको भी लग रही है क्या? बोलो, क्या आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन जानी पहचानी लग रही है क्या? कोची आइलर्स इक्वेशन है ना। तो इसको क्या करेंगे, देखिए आपने यहां पे सबसे पहले क्या करोगे, x को पुट करते हो e की पावर z, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को पुट करते हो d इंटू डी माइनस 1, यहाँ पे पुट करोगे माइनस का 4d, यहाँ पे पुट करोगे प्लस का 6 इक्वल टू में मैंने इसकी डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन बना दी, एंड ये आपकी होमोजेनियस इक्वेशन है, तो इक्वल में 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका मैंने क्या बना दी, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन से पहले अगर आप अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन भी देखोगे तो भी ये आएगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन बाद में बना लीजिए, एम स्क्वायर माइनस में m माइनस में 4m प्लस में 6 इक्वल टू 0, यानी ये आपके पास बनेगी एम स्क्वायर माइनस में 5m प्लस में 6 इक्वल टू में 0, एंड जो आपके रूट्स आएंगे वो आपके आ जाएंगे 2 and 3। ये जो रूट्स आए हैं इनका जब आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे, अभी क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन इज द होमोजेनियस, तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होएगा वही आपका जनरल सॉल्यूशन भी हो जाएगा, टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा। y लिख दो यहाँ पे, तो y आपका क्या निकल कर आएगा, c1e की पावर z में करोगे पहले, क्योंकि z के अंदर चेंज हुआ है x, तो ये आपका आएगा 2z, c2e की पावर 3z, ठीक है। अब आप इसको x में चेंज कर दीजिए, कैसे? आपने e की पावर z को x पुट किया था, तो यहाँ पे आ गया x स्क्वायर और यहाँ पे आ गया x क्यूब, ये आपका आया है सॉल्यूशन, ठीक है, ये आपका आया है सॉल्यूशन, ओके। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपको कहता है y एट 2 पे 0 है एंड y डैश एट 2 पे 4 है, यानी ये आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, तो y डैश भी निकाल लूँ मैं इसके साथ साथ, तो ये आपका आएगा 2c1x प्लस में 3c2x स्क्वायर,
ठीक है, आप रखो यहाँ पे y एट 2 पे आपको 0 दिया हुआ है और y डैश एट 2 पे आपको 4 दिया हुआ है, रख दीजिए। x को रखिए 2, y को रखिए 0, y को रखा 0, इसमें x को रखा 2, तो ये आपका है 4c1 प्लस में 8c2। ठीक है, दूसरी इक्वेशन यहां से y डैश एट 2 आपका 4 है, रख दीजिए y को 4 एंड इसमें और x को 2, तो रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा 4c1 प्लस में x को 2 रख रहे हो तो 12c2। ठीक है, ये आपके पास आया। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सोल्व करेंगे तो आपको c1 और c2 की वैल्यूज मिलेंगी। c1 की वैल्यू आएगी -2, चेक कर लेना, एंड c2 की वैल्यू आएगी 1। ठीक है, इनको सोल्व कर लेना। c2 की वैल्यू आपके हाथ में 1 आएगी, c1 की वैल्यू -2 आएगी। ठीक है, क्लियर। तो यहां से ये वैल्यू उठा के आपने पुट कर देनी है अपने ओरिजिनल सॉल्यूशन में। तो y आपका क्या आएगा, c1 यानी -2x², c2x³ यानी x³ 1 इंटू में x³, ये आपका सॉल्यूशन आया है जी। ठीक है, अब आपने देखो यहाँ पे क्या पूछा है, y एट 4 पूछा है, तो y एट 4 जब आप निकालेंगे तो कितना मिलेगा, -32 प्लस में 64 एंड ये आपको मिल जाएगा 32। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए आगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जी 32। चलिए नेक्स्ट पे चलिए अगला देखिए जी। कहता है 4th, लेट y_t बी द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आपके पास कहता है y_t इसका एक सॉल्यूशन है। यहाँ पे आपको कुछ दिया हुआ है कि a इज ग्रेटर देन 0, ये जो a है ये आपको 0 से बड़ा दिया हुआ है, आपको b भी ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, और आपको कहता है a² - 4b 0 है, a² - 4b क्या है 0 है, और आपसे कहता है y एट 0 पे भी 0 है, y डैश एट 0 पे भी 0 है, ऑब्टेन्ड बाय द मेथड ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। कहता है आपको ये जो सॉल्यूशन है इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म से आपको इसका सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो आपसे आगे क्या कहता है देखिए, तो आपको बोल रहा है कि इनमें से क्या होगा, सॉल्यूशन आपसे पूछ रहा है, आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसके लिए आना चाहिए। ठीक है, देखिएगा यहीं पे कर देती हूं मैं। ठीक है, इसको देखिए 4th क्वेश्चन, यहां पे आपको जो गिवन है वो आपको गिवन है, मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लूं या इसको एज इट इज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। d² y में dt² प्लस में a dy में dt प्लस में b इंटू में y इक्वल टू में f ऑफ t, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। आगे आपसे क्या कहता है, y एट 0 पे 0 है और y डैश एट 0 पे भी आपको क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, ये दोनों चीजें आपको 0 दी हुई है। ठीक है, आपके पास जब भी आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म से अपने डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हो, आपके पास कुछ एक टर्म्स होती है जो आपको याद होनी चाहिए। d² y में dt² जो होता है वो आपका होता है s² y ऑफ s, वेयर y ऑफ s इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y_t। ठीक है, माइनस में s इंटू में y ऑफ 0 एंड माइनस में y डैश एट 0। ये जो आपका है ये आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाला है। ठीक है, मतलब जब हम अपनी इस इक्वेशन का दोनों साइड लैप्लास लगाएंगे तो आपके पास जब y को आप कन्वर्ट करते हो, y ऑफ t जब आपका कन्वर्ट होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t, वो आपका y ऑफ s है। ठीक है, एंड ये आपका क्या है, ये आपकी कंडीशंस है, जो आपको ये कंडीशन दी हुई है y एट 0 एंड y डैश एट 0, ये आपके कंडीशंस है। ओके, अच्छा यहाँ पे दूसरा आप रखेंगे, देखिए ये तो आपका d² y बाई dt² हो गया। अगर आप dy बाई dt रखेंगे तो ये आपका होता है s इंटू में y ऑफ s माइनस में y एट 0।
और जो y होता है वो तो खैर y ऐसे ही रखा जाएगा, जो आपका y t होता है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो आप y ऑफ s रखोगे, ठीक है, ये आपका होता है। यहाँ पे जब ये सारी चीजें पुट करेंगे, सबसे पहले इनको पुट करने से पहले यहीं की यहीं सोल्व कर लेते हैं। हमें कंडीशन गिवन है y एट 0 पे 0, y डैश एट 0 पे 0, यहाँ पे भी पुट कर दूंगी 0, यहाँ पे भी पुट कर दूंगी 0, तो ये आपको मिलेगा एस स्क्वायर ऑफ वाई एस ओनली। यहाँ पे y एट 0 आपका 0 है, तो यहाँ पे रख दीजिए y एट 0 पे 0, तो ये आपका ओनली s ऑफ वाई एस बचेगा। सारी की सारी वैल्यूज उठा के अपनी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बनेगा देखिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर की प्लेस पे आएगा एस स्क्वायर वाई ऑफ एस, प्लस में a इंटू में डी वाई बाई डी टी की प्लेस पे आएगा s इंटू में वाई एस, प्लस में b इंटू वाई की प्लेस पे आएगा। देखो यहाँ पे पता है क्या किया है, ध्यान देना, एक चीज दोबारा से बता देती हूँ, ये आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म करने पे आ रहा है, एक मिनट इसको समझना। आप जब दोनों साइड लैप्लास लेंगे ऐसे, ठीक है, दोनों साइड आपने लैप्लास लिया है, तो ये आपका ऐसा बनेगा। आप लैप्लास के एक प्रॉपर्टी होती है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के जैसा बिहेव करता है, मतलब अलग अलग लग जाएगा, इस पे भी एंड इस पे भी। कैसे, एल ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई में डी टी स्क्वायर, प्लस में एल, ए आपका बाहर आ जाएगा, ए आपका बाहर आ जाएगा, एल डी वाई बाई में डी टी, ठीक है, बी आपका बाहर आ जाएगा एल ऑफ वाई, और इक्वल टू में एल ऑफ एफ ऑफ टी का हो जाएगा एफ ऑफ एस। यहाँ पे जो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो आपके पास एस स्क्वायर फाई एस निकल कर आया, लिख दीजिए ए एज इट इज, एल ऑफ वाई डी वाई बाई डी टी आपके पास आया एस वाई ऑफ एस, प्लस में बी एल ऑफ वाई का आएगा वाई ऑफ एस एंड इक्वल टू में एफ ऑफ एस। ये आपका इक्वेशन बन के निकली है। यहां तक अगर किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, बोलो जी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर क्यूब में आ जाए तो यहाँ पे एक चीज बढ़ जाती है, जैसे देखो यहाँ पे एस स्क्वायर है, एस क्यूब आ जाएगा, वाई एस आ जाएगा, माइनस यहाँ पे एक एस बढ़ जाएगा, एस स्क्वायर वाई 0 आ जाएगा, माइनस में एस वाई डैश 0 आ जाएगा, माइनस में वाई डबल डैश 0 आ जाएगा। अगर क्यूब में आए तो आप इस तरीके से लेंगे। ये है डी क्यूब वाई बाई डी टी स्क्वायर, डी टी क्यूब का, ठीक है, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो इसको। अगर ये क्यूब में भी आ जाए, जैसे ये देखो रिड्यूस हुआ है, जैसे ये मान लो ये यहां से ये यहां पे गया है, कैसे गया है, एक एस आपका यहां पे बढ़ गया वाई एस, वाई 0 के साथ एस लग गया, फिर वाई डैश 0 वाली एक कंडीशन ऐड होगी तो इसके साथ 1 आ गया। ऊपर चलोगे डी क्यूब वाई बाई डी टी क्यूब करोगे, मान लो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ, तो यहाँ पे एक एस जो था एक बढ़ जाएगा, क्यूब हो जाएगा, एक एस इसके साथ जो था वो बढ़ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, एक जो 1 इसके साथ था एस लग जाएगा, बढ़ जाएगा, माइनस में वाई डबल डैश 0 आ जाएगा। ये आपका क्यूब का केस आएगा। अगर 4 टाइम्स आ गया तो फिर एस की पावर 4 से जाएगा, ठीक है, इस टाइप से करना है। क्लियर है जी? हटा दो इसको। तो यहां तक आपका आ गया। अब देखो तीनों में से वाई एस कॉमन है, ले लेते हैं, तो आया एस स्क्वायर ए एस प्लस में बी इंटू में वाई एस इक्वल टू में एफ ऑफ एस। क्लियर? बोलो। अब यहां पे देखो, मेरे को इस इक्वेशन के इस पॉलिनोमियल के, फिलहाल ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल के अगर रूट्स थोड़े से आइडिया लग जाए कैसे होंगे, किस टाइप के होंगे, तो उनको फैक्टर्स की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकती हूं मैं। इस पॉलिनोमियल को फैक्टर्स की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे इसने एक चीज बोली है, ए स्क्वायर माइनस 4b इक्वल टू 0। इससे क्या इंप्लाई होता है देखना, अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालती हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, तो आपका आएगा ए स्क्वायर माइनस में 4b, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। और आपको भली भांति बताया है कि जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, आपके जो रूट्स होते हैं वो रिपीटेड रूट्स होते हैं, है ना, सेम रूट रिपीट करेगा। इक्वेशन 2 डिग्री की है,
यानी 2 रूट्स आएंगे वो भी रिपीट करेंगे। अब वो 2 रूट्स अगर पता चल जाए तो बात बन जाए, है ना। कौन से रूट होंगे देख लेते हैं वो भी। ये तो हमें पता है ये रिपीट करेंगे रूट, तो एस क्या होगा, माइनस का a प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय में 2, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट तो 0 है, तो इसका रूट -a/2 होगा जो रिपीट करेगा। इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, ध्यान देना, इसको, इस पॉलिनोमियल को अगर मैं ऐसे लिख दूं या ऐसे लिख के छोड़ दूं तो कोई गलत बात तो नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमें 0 दिया हुआ था, है ना। ठीक है, अच्छा यहां पे अब मैंने y s की वैल्यू निकालनी है। y s की वैल्यू निकाली 1 में s प्लस में a/2 का होल स्क्वायर इंटू में f ऑफ s। ठीक है, अब यहां पे यूज करेंगे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का। ये आपकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर ही यूज की जाती है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। क्या कहती है देखिए, कहता है आपके पास अगर आप लैप्लास इनवर्स लेते हो f ऑफ s इंटू में g ऑफ s का, तो वो आपके पास होता है लैप्लास इनवर्स ऑफ f ऑफ t इंटू में g ऑफ t। मतलब आप इस पे लैप्लास अलग लगाओगे, बीच में स्टार आता है, g इसका लैप्लास अलग, मतलब ऐसे भी लिख पाओगे। और जो आपके पास एफ टी क्रॉस जी टी होता है वो आपका एक फॉर्मूला लेके बनता है क्या, 0 से t इंटीग्रेशन f ऑफ t माइनस टू एंड इंटू में g ऑफ 2 d2। ये आपके पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म की कॉन्वोल्यूशन थ्योरम बोलती है। क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई 2 फंक्शंस हैं, वो उनका अगर प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, उनका अगर आप लैप्लास इनवर्स लेना चाहते हो तो लैप्लास इनवर्स क्या होता है, लैप्लास इनवर्स ऑफ लैप्लास एफ टी क्रॉस जी टी, वेयर एफ टी क्रॉस जी टी डिफाइंड होता है ऐसे। तो यहां पे मैंने इसको यूज करना है कैसे, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो चाहिए, मुझे वाई टी के फॉर्म में आपका सॉल्यूशन चाहिए, ना कि लैप्लास इनवर्स के फॉर्म में। मैं चाहती हूँ यहाँ पे मेरा वाई टी रहे, वाई टी रहेगा तो मैं दोनों साइड लैप्लास इनवर्स लूंगी। लैप्लास इनवर्स लूंगी तो देखना ये आपका बनेगा लैप्लास इनवर्स ऑफ वाई एस, और राइट हैंड साइड आपकी बनेगी लैप्लास इनवर्स ऑफ क्या, 1 में s प्लस में a/2 का होल स्क्वायर इंटू में f ऑफ s। क्लियर, बोलो, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास ये लैप्लास इनवर्स हो गया वाई टी। अरे क्योंकि जब आपने एल ऑफ वाई टी को लैप्लास ट्रांसफॉर्म को आपने वाई ऑफ एस लिखा था, तो इसके इनवर्स को ऐसा लिख पाओगे ना। बोलो, 1 सेकंड वेट करना, 1 सेकंड। चलिए ठीक, अच्छा यहां पे मैंने लैप्लास इनवर्स ले लिया, तो ये मेरे पास वाई टी बन जाएगा, वाई टी लैप्लास इनवर्स ऑफ। अब ये आपका समझ लो एफ एस का काम कर रहा है, और ये आप समझ लो आपका जी एस का काम कर रहा है। हमें लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस इंटू में जी एस है ना। मैं इसको ऐसा लिख पाऊंगी, लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ टी इंटू में जी ऑफ टी बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, है ना, बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम देख लो। और हमें पता है एफ ऑफ टी स्टार जी आपको किस तरीके से डिफाइन करके दिया है, आपको डिफाइन करके दिया है 0 से टी इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी माइनस में टू इंटू में जी ऑफ 2 और डी 2। ये आपके पास है। अब यहां पे एक चीज देखो, आपके पास, चलो ये तो मैंने मान लिया एफ ऑफ एस यहाँ पे का यहाँ पे आ गया, लेकिन ये जी ऑफ एस का क्या, ये तो हमें पता है, जी ऑफ एस तो हमें पता है, जी ऑफ टी क्या है यहाँ पे, जी ऑफ टी लैप्लास इनवर्स है जी एस का, तभी तो मैंने यहाँ पे लिखा है।
जी ऑफ टी आपका लैप्लास इनवर्स है। अरे आपको ये पता है ना कि जी ऑफ टी को मैंने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाया था तब जाके ये जी एस बना था। इसका मतलब जी टी आपका लैप्लास इनवर्स होगा जी एस का। अब इसका अगर मुझे लैप्लास इनवर्स पता चल जाए तो बात बन जाएगी। देखिए यहाँ पे जी एस है क्या, जी एस आपका ये है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक चीज पता है कि जैसे 1/s² होता है उसका लैप्लास इनवर्स अगर मैं करती हूँ लैप्लास इनवर्स, तो वो आपके पास क्या आता है, s के इक्वल आता है, या मैं बोलूँ t के इक्वल आता है, सॉरी, है ना। अरे ये चीज हमें पता है ना, आपने ये देखी भी होगी कि आपके पास जो लैप्लास होता है t का वो आपके पास 1/s² होता है। अगर आपको ध्यान होगा तो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² t नहीं होगा क्या। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर है, अंदर वाली टर्म मेरे पास s प्लस में a/2 है, और अंदर वाली टर्म जो है उसका 1 s प्लस में a का होता है e⁻⁻at। ये आपका लैप्लास इनवर्स इसका होता है। ये दोनों मिलके, इन दोनों की कॉम्पोजिशन मिलके आपका ये पूरा बना रहा है ना। आपका इसका यहाँ पे a/2 कर लो तो यहाँ पे a/2 आ जाएगा। इन दोनों के कॉम्पोजिशन मिलके आपके पास ये बना रहा है ना। तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, देखना, जो आपके पास कॉम्पोजिशन बनेगी वो आपके पास बनेगी किसकी, वो आपके पास बनेगी यहां से टो की इंटू में e⁻⁻a/2 इंटू में टो। ये आप चाहे लैप्लास ट्रांसफॉर्म के जो फॉर्मूले होते हैं वहां से खुद से एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। ये आपका लैप्लास इनवर्स है जीएस का, यानी ये आपका जी टी आया है, या जी टो बोल दूं मैं इसको, बात एक ही है, ठीक है। तो ये आपने यू का यू उठा के यहां पे पुट करना है, बस काम खत्म। आपका जो वाई टी इसके इक्वल चल रहा था, इसके इक्वल चल रहा था, ये आपका जो आया है था वो ये आया था, तो वाई टी इसके इक्वल चलेगा। वाई टी इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन 0 से t f ऑफ t माइनस में टू एज इट इज, और g का हो जाएगा ये, और ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास सॉल्यूशन निकल के बनेगा, ठीक है। ये आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर पूरा का पूरा बेस्ड था, सब कुछ इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज हुआ है, सब कुछ। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम ले लो, ठीक है, फॉर्मूला ले लो, सब कुछ, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल कर आएगा, इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन में ये देख लेते हैं कि किसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्या आ रहा है हमारा, आ रहा है टो e⁻⁻a/2, टो e⁻⁻a/2 f ऑफ t माइनस टू, ये आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे टो नहीं है इसलिए गलत, यहाँ पे b आ गया इसलिए गलत, और यहाँ पे भी टो नहीं है इसलिए गलत, और साथ में b भी है इसलिए गलत। तो आपका सिर्फ ये आंसर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, बोलो बोलो जी। चले नेक्स्ट पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 5th क्वेश्चन, कहता है द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास कहता है इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के। क्या होंगे, नोड होगा, असिम्प्टोटिकल स्टेबल होगा, क्या कहता है स्पाइरल होगा क्या, लेकिन असिम्प्टोटिकल स्टेबल होगा, कहता है नोड होगा लेकिन अनस्टेबल होगा, फिर कहता है सैडल पॉइंट होगा लेकिन अनस्टेबल होगा। क्या करेंगे इसके लिए, देखिए आपके पास गिवन क्या क्या है। सबसे पहले ये भी देख लो कि अल्फा आपका बीटा से बड़ा है और बीटा आपका 0 से बड़ा है, ठीक है। उसके बाद काम करते हैं, कैसे निकालते हैं इसको, बोलो, जानते हो इसको किस तरीके से निकालोगे, इसके रूट्स पता होने चाहिए बस। अब रूट्स पता करने के लिए
इक्वेशन बनाई एम स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा एम प्लस में बीटा स्क्वायर इक्वल टू में 0। ये आपके पास इक्वेशन है ना, ये आप प्लस है यहाँ पे, ये आपके पास क्या है, इक्वेशन है। यहाँ पे आप क्या करोगे, इसके रूट्स निकालोगे, तो रूट्स क्या होंगे, माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस में 4ac डिवाइडेड बाय में 2। तो ये आपका ऐसा बन जाएगा माइनस अल्फा प्लस माइनस रूट अल्फा माइनस में बीटा स्क्वायर। देख लीजिए एक बार, इसके जो रूट्स आए हैं वो आपके पास एक तो ये आ गया, एक आपके पास ये आ गया। क्लियर है ना। अब आपको पता है कि यहां पे जो आपका अल्फा गिवन था वो आपको बीटा से बड़ा गिवन था, देख लीजिए, और बीटा आपको 0 से बड़ा गिवन था। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा स्क्वायर आपका 0 से बड़ा है। अरे जब अल्फा बीटा से बड़ा है तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर भी 0 से बड़ा होगा, है ना। तो ये वाली चीज तो आपको पता चल गई कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर जो आ रहा है अंदर रूट के अंदर वो आपका पॉजिटिव है, यानी कुल मिला के रूट तो आपको पता चला रियल है। ठीक है, रूट्स कैसे हैं, रियल है। ये और पता चल जाए कि इनका साइन क्या है तो काम बन जाए। अब मुझे इसका साइन तो पता है क्योंकि अल्फा मेरे पास 0 से बड़ा दिया हुआ है, तो ये वाला तो ऑलवेज नेगेटिव होगा ही, क्योंकि ये तो अल्फा तो पॉजिटिव है, इसके आगे एक नेगेटिव लगा हुआ है तो ये तो नेगेटिव है। साथ में ये अंदर वाला जो रूट लेकर बाहर निकलेगा वो भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो ये बाहर जो नेगेटिव लगा है उसकी वजह से नेगेटिव। ये वाला रूट तो पक्का नेगेटिव है। बात है इसकी, अगर इसके बारे में कुछ पता चल जाए तो बात बन जाए, है ना। अब आपको ये पता करना है कि ये वाला रूट कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि ये रियल रूट तो रखेंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स भी रखेंगे, लेकिन साइन क्या होगा वो हमें देखना है। हमें ये तो पता चल गया रियल रूट्स हैं एंड अनइक्वल हैं, ये इतना तो पता चल गया, लेकिन साइन क्या है वो हमें पता करना है। अगर दोनों का साइन नेगेटिव तो असिम्प्टोटिकली स्टेबल नोड बनेगा, अगर अपोजिट साइंस हुए तो नोड कैसा बनेगा, अनस्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे साइन पता होना चाहिए। अब साइन पता करने के लिए हमें सिर्फ इस रूट को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी नेगेटिव हो गया है, इसको देखना है क्या है। अब आपको एक चीज पता है कि अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा स्क्वायर आपका कैसा है, पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करती हूँ बीटा की, बीटा आपके पास ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, बीटा स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 होगा, माइनस बीटा स्क्वायर नेगेटिव होगा ऑलवेज ही। और अगर मैं दोनों साइड एक पॉजिटिव क्वांटिटी को ऐड करवा दूं तो ये आपका साइन चेंज नहीं होगा। मैंने अल्फा स्क्वायर को ऑन बोथ साइड ऐड करवा दिया, बात समझ में आई। मैंने अल्फा स्क्वायर को ऑन बोथ साइड ऐड करवा दिया। ठीक है, तो यहां पे आपके पास क्या होगा, यहां पे आपके पास ये, अगर आप दोनों साइड रूट लेंगे तो ये आपके पास ऐसा बनेगा। क्यों, क्योंकि अल्फा आपका पॉजिटिव था, अगर आप रूट भी ले लेंगे तो भी ये 0 से बड़ा ही जाएगा, है ना। ठीक है, यहां पे आपको क्या मिला, दोनों साइड आपने रूट लिया था तो आपको ये मिल गया, तो यानी अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा स्क्वायर लेस देन अल्फा हुआ। अल्फा इज माइनस में लेस देन रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, आपके पास ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ओ सॉरी लेस देन 0 आ जाएगा। बोलो, इन सबको उस साइड ले गए, सॉरी ग्रेटर देन 0 है ना, ग्रेटर देन 0, आई एम सो सॉरी, ग्रेटर देन 0। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन अपोजिट है, माइनस और पॉजिटिव, यानी आपके पास क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड नेगेटिव से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। नेगेटिव से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला भी नेगेटिव आ गया, तो रूट आपके दोनों के दोनों नेगेटिव आ गए, ये भी नेगेटिव वो भी नेगेटिव, तो नोड तो बनता ही, लेकिन साथ में कैसा बनेगा, असिम्प्टोटिकली स्टेबल, क्योंकि दोनों के साइन कैसे हैं, सेम साइन है, इसी वजह से। बात समझ में आई, रियल अनइक्वल विथ सेम साइन, तो ये आपके पास क्या बनेगा, नोड। ठीक है, तो वो कैसा, स्टेबल। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है,
फर्स्ट ऑप्शन में कहता है नोड और स्टेबल, बिल्कुल करेक्ट है। स्पाइरल नहीं बनेगा, नोड बनेगा लेकिन अनस्टेबल तो नहीं होगा, सैडल पॉइंट तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो आपके पास क्या आया, असिम्प्टोटिकली स्टेबल। क्लियर? चले आगे, चले बोलो। चलिए अगला देखिए जी, कहता है द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, ठीक है। आपको कहता है एक्स आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। वाई एट 0 पे आपको वाई नोट दिया हुआ है, वेयर वाई नोट इज द रियल कांस्टेंट। आपसे पूछ रहा है इसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा, एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन होंगे, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे या नो सोल्यूशन होंगे, ठीक है। अब इसका आपको सॉल्यूशन तो नहीं निकालना, ये आपका आईवीपी का क्वेश्चन है। आईवीपी का अगर क्वेश्चन है और आपसे यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस या नो सॉल्यूशन या एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस के लिए पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं 3 चीजें। पहला, जो आपका एफ ऑफ एक्स वाई है वो आपका कॉन्टिन्यूस हो। दूसरा, एफ ऑफ एक्स वाई आपका बाउंडेड हो। ये दोनों मिलके आपको एग्जिस्टेंस बताते हैं। और साथ में अगर ये कंडीशन और हो जाती है इनके साथ, तो आपके पास स्पेलिंग देख लेना इसकी, तो आपके पास ये साथ में एग्जिस्टेंस मिलके यूनिकनेस बता देते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको जस्ट देखना, एक आपको y एट 0 पे y नोट दिया हुआ है, यानी आपको क्या करना है, इसके नेबरहुड में आपको चेक करना है कि आपका फंक्शन लिपशिट्स है या नहीं है। अगर आपको एक भी नेबरहुड ऐसा मिल गया जहां पे ये लिपशिट्स सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस रेक्टेंगल के अंदर या उस डोमेन के अंदर आपका सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। क्या करोगे, देखिए यहां से आपके पास गिवन है क्या, dy बाई dx इज इक्वल टू में कोस ऑफ एक्स वाई, ठीक है। वेयर आपको कहता है y एट 0 पे आपको y नोट दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे, मुझे एक प्रॉपर्टी पता है कि आपका जो डोमेन आप बनाते हो इसके अराउंड आपका x 0 है, y आपका y नोट है। आपने इसके अराउंड एक डोमेन बनाई, कैसे बनाओगे देखना, x माइनस में 0, ये आपका x नोट पॉइंट है, लेस देन इक्वल टू में h, एंड y माइनस में y नोट लेस देन इक्वल टू में k। ऐसा ही करते हो, या इसको a भी ले लेते हो, या इसको आप a भी ले लेते हो तो भी चलेगा। ये आपको एक रेक्टेंगल मिलता है, ठीक है। इस रेक्टेंगल के अंदर अगर आपका फंक्शन, जो ये फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस है, बाउंडेड है, एंड साथ में अगर ये लिपशिट्स कंडीशन को फुलफिल करता है, तो आपका ये कैसा हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन दे देता है यूनिकनेस थ्योरम से। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे चेक करो, आप कोई भी रेक्टेंगल बनाओगे, रेक्टेंगल में आपको पता है वैसे भी कोस एक बाउंडेड फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो एफ ऑफ एक्स वाई है वो आपके पास है कोस ऑफ एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे आप इसको देखो, बाउंडेड तो ये मिलेगा ही, अरे बाउंडेड तो मिलेगा ही नहीं क्या, 1 से तो ये बाउंडेड ही होता है, ये तो एंगल है, एक्स और वाई तो एंगल है, तो ये तो बाउंडेड है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस भी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब चेक करना बाकी है बस लिपशिट्स कंडीशन। लिपशिट्स कंडीशन क्या होती है, ये होती है कर्ली एफ बाई कर्ली वाई। चेक कर लीजिए, कर्ली एफ बाई कर्ली वाई जब आप करेंगे तो ये आपको मिलेगा क्या, कोस का मिलेगा माइनस का साइन एक्स वाई, वाई के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो तो एक्स एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करोगे, तो बाहर एक्स भी आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा ऐसा। हमें चेक करना है कि क्या ये आपका लिपशिट्स कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। आपको देखना है इस डोमेन में, यानी अपने रेक्टेंगल के अंदर, तो रेक्टेंगल में एक्स भी तो आपका एक फिक्स मतलब बाउंडेड ही रहेगा। अगर आप इसको देखें तो ये आपका ऐसा ही तो लिखा जाएगा, और ये भी एक बाउंडेड क्वांटिटी ही दे रहा है एक फिक्स्ड रेक्टेंगल में, ये आपका लेस देन इक्वल टू ए है, देख लीजिए यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसा भी लिख दूं लेस देन इक्वल टू ए, और ये आपका 1 से बाउंडेड ही है, तो आपका ये लिपशिट्स भी हो गया भाई, आपका कर्ली एफ बाई कर्ली वाई भी बाउंडेड हो गया, यानी ये आपका लिपशिट्स कंडीशंस भी फुलफिल कर रहा है। तो तीनों चीजें इसने सेटिस्फाई कर ली, बाउंडेडनेस, कॉन्टिन्यूटी एंड साथ में लिपशिट्स। अगर ये तीनों चीजें सेटिस्फाई करता है तो आपका यूनिकनेस थ्योरम से आप बोल दोगे कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन नहीं है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी नहीं है, और नो सॉल्यूशन भी नहीं है।
नेक्स्ट देखिए जी, फटाफट से देखिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कहता है इफ द आइगन फंक्शंस करस्पॉन्डिंग टू द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू लैम्डा। आपके पास कहता है कि द आइगन फंक्शंस करस्पॉन्डिंग टू द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज लैम्डा। आपके पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन निकल कर आएगा एसएलपी का, वो कहता है आर ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू द वेट फंक्शन, आर ऑर्थोगोनल विद रिस्पेक्ट टू द वेट फंक्शन wx। तो आपसे कहता है wx क्या होगा। आपको एक चीज पता है कि जब भी हम एसएलपी को लिखते हैं, और यहाँ पे इसने वेट फंक्शन का जिक्र किया है, वेट फंक्शन आपका सेल्फ एडजॉइंट के अंदर आता है। कैसे? जब आप अपनी एसएलपी को इन जनरल फॉर्म लिखते हैं, कैसे देखिए, 7th क्वेश्चन है। आपके जो जनरल फॉर्म होती है एसएलपी की, वो ये होती है, ठीक है। ये आपके पास क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है। यहां पे आप क्या करोगे, अपनी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एसएलपी बोला है इसने, देखो एसएलपी ही बोला है, एसएलपी में अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसा लिखोगे। ये जो वेट फंक्शन बोल रहा है ना बार बार, ये वेट फंक्शन आपका ये होता है, ये जो आर एक्स होता है यही आपका वेट फंक्शन होता है। तो आपको ये आर एक्स अगर पता चल जाए कंपैरिजन करवाने के बाद, वही आपका वेट फंक्शन होगा। समझ में आया? आपको क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करवाना है। कंपेयर करवाने के बाद जो आर एक्स की वैल्यू निकल कर आती है, वो आपके पास वेट फंक्शन का काम करेगी। अब क्या करें, यहाँ पे इस एक बार इक्वेशन को ओपन करते हैं। कैसे? आपने पी एक्स को एज इट इज रखा, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, डी स्क्वायर वाई बाय में डी एक्स स्क्वायर। ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरे को कंपैरिजन करवाने में आसानी हो। प्लस में अब की बार डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, पी का हो जाएगा पी डैश एक्स, प्लस में क्यू एक्स, प्लस में लैम्डा इंटू में आर एक्स इंटू में वाई इक्वल टू में 0। ये आपके पास आया है, ठीक है, ये आपके पास आया है। अब आपने क्या करना है, इसको इसके साथ कंपेयर करवाओ। तो जब आपने कंपेयर करवाया, यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट 1 है, इसका भी एक बार कोफिशिएंट 1 बना ले। तो डी स्क्वायर वाई बाय में डी एक्स स्क्वायर, प्लस में पी डैश एक्स अपॉन में पी एक्स, डी वाई बाय में डी एक्स, प्लस में क्यू एक्स, प्लस में लैम्डा ऑफ आर एक्स डिवाइडेड बाय में पी एक्स इंटू में वाई इक्वल टू में 0। अब कंपैरिजन करवा दीजिए जी। तो यहाँ पे आपको सिर्फ आर एक्स से मतलब है, आपको सिर्फ आर एक्स से मतलब है और किसी से भी मतलब नहीं है। मतलब आर एक्स इन द सेंस अब आपके पास ये हो गया है वो कंपैरिजन के लिए। समझ पा रहे हो क्या? देखो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, हमने यहाँ पे भी 1 बना लिया। अगला देखिए, डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट -3 है, यहाँ पे है पी डैश एक्स अपॉन में पी एक्स। कंपेयर करवा दीजिए, ठीक है। इसका यूज आएगा जब हम आर एक्स के लिए सोल्व करेंगे। यहाँ पे है आपका इक्वल टू में लैम्डा वाई, आप इसको इस साइड लेकर आएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, डी स्क्वायर वाई बाय में डी एक्स स्क्वायर माइनस में 3 डी वाई बाय में डी एक्स माइनस में लैम्डा वाई इक्वल टू में 0, ठीक है, ये ऐसा हो गया। अच्छा, यहाँ पे आपने कंपेयर करवाया, लैम्डा किसके साथ लगा हुआ है, लैम्डा आर एक्स अपॉन में पी एक्स के साथ लगा हुआ है। इसका मतलब क्यू एक्स तो 0 हो गया, इसमें तो है ही नहीं वो वाली टर्म, क्योंकि ये तो सिर्फ लैम्डा वाली टर्म है, जिसके साथ लैम्डा आ रहा है वही टर्म है, और लैम्डा तो सिर्फ इसके साथ आ रहा है, क्यू एक्स अपॉन में पी एक्स वाले के साथ नहीं आ रहा। इसका मतलब क्यू एक्स 0, और यहाँ पे कंपेयर करवाने के बाद आर एक्स अपॉन में पी एक्स क्या मिलेगा, आर एक्स अपॉन में पी एक्स मिला -1, तो ये आपको मिला -1। अब आपको यहाँ पे एक बार पी एक्स पता चल जाए, वो पी एक्स की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट कर दो तो आपको आर एक्स पता चल जाएगा। रख दीजिए, यहाँ से पी एक्स की वैल्यू निकालिए, पी एक्स आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी पी डैश एक्स, इसका दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए जी। तो log ऑफ p इक्वल टू में -3 ऑफ x प्लस में c हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं फिलहाल c का यूज नहीं कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ एक फंक्शन पता चाहिए, कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ फंक्शन पता चलना चाहिए x का। तो मेरे पास p क्या निकल कर आया, e की पावर -3x।
ये p की वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, आर एक्स डिवाइडेड बाई में e की पावर -3x इक्वल टू में -1, यानी आर एक्स इक्वल टू में e की पावर -3x -1 आपके पास आ रहा है। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब ये आपका एज ए कांस्टेंट है, हमें सिर्फ फंक्शन चाहिए, हमें ओनली फंक्शन से मतलब है। आपसे जो पूछा गया है वो ऑर्थोगोनलिटी इसके साथ देगा, नेगेटिव कुछ भी हो वो तो वैसे भी इंटीग्रेशन के बाहर काम करेगा। ऑर्थोगोनल जो भी होगा वो आपका इसके साथ ही होगा, -1 का कोई रोल नहीं है उसमें। आपसे जस्ट फंक्शन पूछा था कि क्या होगा, तो आर एक्स आपके हाथ में क्या आ गया, e की पावर -3x। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फंक्शन। जो आपको वेट फंक्शन चाहिए वो यही होगा। तो यहाँ पे वेट फंक्शन आपका e की पावर -3x आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। समझ में आया? यहां तक अगर किसी को कोई समस्या हो तो बताइए जी, बोलो। यहां तक अगर किसी को कोई समस्या हो तो बोलो। चले आगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट देखिए फटाफट से फिर 8th क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, कहता है इफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके पास गिवन है। अब ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पहली दो टर्म देख के तो लगेगा अरे वाह ये तो कोची आइलर इक्वेशन है। फिर जैसे ही आप इस पे आओगे बोलोगे अरे ये क्या है, फिर आपको पता चलेगा ओहो ये तो आपके पास बेजल्स इक्वेशन का एक पार्ट है। बेजल्स इक्वेशन में जब आप n स्क्वायर को 0 ले लेते हो या n को 0 ले लेते हो तब जाके ये इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो ये आपकी बेजल्स इक्वेशन दी हुई है। एंड बेजल्स इक्वेशन या लीजेंड्रे इक्वेशन जो भी आपके पास होती है वहां पे आपका सीरीज सॉल्यूशन लगता है, ठीक है। और वो सीरीज सॉल्यूशन के लिए आप क्या करते हो, इंडिशियल इक्वेशन निकालते हो। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपके पास ये बेजल्स इक्वेशन दी हुई है, साथ में कहता है इसके पास सॉल्यूशन है। ये आपके पास देख लीजिए सीरीज सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, वेयर ए एन आर द कॉन्स्टेंट्स, जहाँ पे ए एन है वो आपके पास कॉन्स्टेंट है एंड ए नोट आपका नॉन जीरो है, मतलब फर्स्ट जो एन जीरो पे आपका जो कॉन्स्टेंट आ रहा है वो नॉन जीरो है। आपसे पूछ रहा है आर स्क्वायर प्लस में 1 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हो, इंडिशियल इक्वेशन बनाने के लिए आपको जो अपने डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो आपका डी स्क्वायर 5/dx² का कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। 1 बनाना है और आपको चेक करना है कि आपके पास कोई सिंगुलर पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा। सबसे पहले मैंने क्या करा, x² से ऑल ओवर डिवाइड करवा दिया, तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऐसे कन्वर्ट हो गई। x प्लस में x अपॉन में 1/x हो जाएगा, क्योंकि x डिवाइडेड बाई x² यानी 1/x, d5 में dx एंड प्लस में x² डिवाइडेड बाई में x² यानी 1, 5 इक्वल टू में 0। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपका x इक्वल टू 0 है वो d5/dx के कोफिशिएंट को इन्फिनिटी तक लेकर जा रहा है जब हम 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं तो ये आपका क्या लेकर जा रहा है इसको, मतलब एक तरीके से ये इसका सिंगुलर पॉइंट है ऐसा बोल सकते हो आप, ठीक है। और सिंगुलर पॉइंट जब भी होता है तो हम उसको चेक करते हैं कि क्या जो आपका px और qx है वो आपके इस पॉइंट के ऊपर x इक्वल टू 0 के ऊपर एनालिटिक है या नहीं है। उसको कैसे चेक करते हैं, आपका यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहती है वो मान लीजिए ये है, ठीक है। आपको मैं बोलूं कि आपको चेक करना है कि भाई ये मान लो px अपॉन में जो भी आपके पास कुछ आ रहा है, ठीक है, आपके पास आ रहा है जो भी, आपको यहाँ पे ये जो है px ये अगर आपका कॉन्टिन्यूस है तब तो ठीक है। कॉन्टिन्यूस अगर किसी भी पॉइंट पे नहीं है, फॉर एग्जांपल मान लो px आपका आ गया यही, जैसे 1/x हमने कंपेयर करवाया, ठीक है। qx आपके पास है 1, यहाँ से अगर कंपेयर करवाए तो ये आपका कॉन्टिन्यूटी शो नहीं कर रहा है 0 पे। 0 पे अगर कॉन्टिन्यूटी शो नहीं कर रहा है तो हमारे पास क्या करना होता है, जिस भी पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूटी शो नहीं कर रहा, x टेंड्स टू 0 करवाया क्योंकि 0 पे ही नहीं कर रहा है, x -0 करवाया क्योंकि 0 पे नहीं कर रहा है इसी वजह से, इनटू में px करवाया, px आपका क्या है 1/x, यहाँ पे पुट कर दीजिए। अगर पुट करने के बाद ये आपका डिफाइंड हो जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है
तो इसका मतलब ये आपका अभी भी एनालिटिक नहीं है। यहाँ पे फिलहाल ये आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब आपका ये जो फंक्शन है ये आपका एनालिटिक है एट x इक्वल टू 0 के ऊपर। ठीक है, सेम चीज आप करते हो लिमिट x टेंड्स टू 0 qx के लिए, लेकिन qx के लिए आपकी बार आता है ये। ठीक है, qx के लिए आप x माइनस में 0 का होल स्क्वायर लेते हो। यहां पे रखा x स्क्वायर, ये x स्क्वायर हो गया। qx आपका 1 है, लिमिट आपके x टेंड्स टू 0 चल रही है, तो ये आपके पास आ गया 0 लिमिट। तो आपके पास ये 0 आ गई, ये आपके पास 1 है, तो इसका मतलब ये आपके पास दोनों, सॉरी ये आपका 1 है, ये आपका 0 है, दोनों के दोनों आपके पास एनालिटिक है। ये दोनों अगर आपके पास एनालिटिक है इसका मतलब आपके पास जो सॉल्यूशन है वो आपका डिफाइंड हो सकता है, आगे प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन अगर ये डिफाइंड नहीं है इसका मतलब ये एनालिटिक ही नहीं आए, तो आपको फिर अपना सॉल्यूशन दूसरे तरीके से निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी फिलहाल ये एनालिटिक है, तो यहाँ पे आपने क्या करा, आपको ये मिल गया। ठीक है, इंडिशियल इक्वेशन निकालते हैं। इंडिशियल इक्वेशन क्या होती है, r इंटू में r माइनस में 1, जो ये आपका px की लिमिट निकल कर आई है, इसको मैं एक तरीके से स्मॉल px बोल देती हूँ। ठीक है, ये आपका ये जो है ना पूरा आपने डिफाइंड करके जो निकाला है, जो आपकी लिमिट निकल कर आई है, ये एक तरीके से स्मॉल px है और ये एक तरीके से स्मॉल qx है, ऐसा समझ लीजिए। तो जब आप इंडिशियल इक्वेशन निकालते हैं तो आप ऑलवेज यहाँ पे लिखते हैं r इंटू आर माइनस 1, ये तो आपका फिक्स्ड रहेगा। यहाँ पे जो आपके px जो लिमिट निकल कर आती है x माइनस 0 px की एट x इक्वल टू 0 पे जो लिमिट निकल कर आई है वो, प्लस में इंटू में r, प्लस में qx यहाँ पे भी स्मॉल वाला आएगा, इक्वल टू में 0। ये आपकी इंडिशियल इक्वेशन कहलाती है जी, इसको बोलते हो इंडिशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको आप बोलते हो इंडिशियल इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो इंडिशियल इक्वेशन है ये आपके क्या करेगी, यहाँ पे px और qx जो आया रख दीजिए, r इंटू आर माइनस 1, px की वैल्यू आई है 1, qx की वैल्यू आई है 0। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस आर प्लस में 1, r इक्वल टू 0, r से r कैंसिल, r स्क्वायर की वैल्यू 0 आ गई। आर स्क्वायर की वैल्यू जैसे ही 0 आ गई, आपसे पूछा क्या हुआ था, आर स्क्वायर प्लस में 1। ये जो आर होता है ना, ये आर जो मैंने आपको इंडिशियल इक्वेशन में लिख के बताया है, ये आपके पास इस सीरीज में जो x की पावर r बाहर लेते हो ना उसकी पावर ही होती है ये। ठीक है, जब आप यहाँ पे x, जब आप इसका सीरीज सॉल्यूशन लिखते हो और आपने यहाँ पे x की पावर r बाहर में लिया है, तो ये जो आपके r निकल कर आती है ये यहाँ से निकल कर आती है इस इंडिशियल इक्वेशन से। फिलहाल मेरे पास r क्या आई है, 0 आई है, यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे r स्क्वायर को 0 रखा तो आपके पास आंसर क्या बच जाएगा, 1। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए जी, फिर आगे चलेंगे, नहीं तो बोलो। नो डाउट, चलिए आगे। चलिए देखिए अगला, देखिए अगला क्वेश्चन आपका बेजल्स इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, इसका आंसर बनाएगा। ठीक है, कहता है द बेजल्स फंक्शन, आपके पास ये है। ठीक है, ये आपको डिफाइन करके दिया हुआ है, मतलब ये आपको बताया गया है कि बेजल्स फंक्शन है, अल्फा आपका आर में बिलोंग कर रहा है, सेटिस्फाई। आपको ये ना खुद से प्रॉपर्टी उसने दी हुई है कि भाई बेजल्स इक्वेशन ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो आपसे इसकी वैल्यू मांग रहा है क्या होगी। ठीक है, आपसे क्या कर रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। क्लियर, यहां से मैं एक चीज बता देती हूं, अगर आपको नोट करनी है तो नोट कर सकते हो। ठीक है, जब भी आपके पास n है वो नॉन इंटीग्रल वैल्यू अगर होती है, इसके 2 शॉर्टकट्स हैं, दोनों बता देती हूँ। इसके सॉरी एक शॉर्टकट नहीं है, एक शॉर्टकट है, दोनों बताऊंगी। n अगर आपके पास नॉन इंटीग्रल वैल्यू होती है, मतलब आपके पास इंटीजर अगर ये नहीं होता है, उस केस में जब आप jnx निकालते हैं तो वो उसका फॉर्मूला होता है ये, लिखिए यहाँ पे x की पावर n डिवाइडेड बाय में 2 की पावर n गामा ऑफ n प्लस में 1, अंदर आता है 1
माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 2n प्लस में 2 माइनस प्लस में x की पावर 4 डिवाइडेड बाय में 2 इंटू 4 2n प्लस में 2 2n प्लस में 4 एंड सो ऑन टू। इसको याद करने का तरीका देख लेना एक बार। कहता है अगर आपका n नॉन इंटीग्रल वैल्यू है तो आपके पास क्या होता है, x की पावर n 2 की पावर n, ये तो चलो हमें पता है x की पावर n आएगी, ठीक है, 2 की पावर n, ये हमारे पास दोनों की पावर सेम होती है। यहाँ पे जिसके लिए आप निकाल रहे हो उसका गामा n प्लस 1 आता है, एक बढ़ के आता है। अंदर वाला जो टर्म जाएगा वो किस तरीके से जाएगा देखना, यहाँ पे 1 माइनस में एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4, मतलब पावर जो है वो दो दो रेज होती जा रही है। इसको ऐसा समझ लो x की पावर 0, x की पावर 2, x की पावर 4, x की पावर 6 एंड सो ऑन टू, इस टाइप से चलेगी। तो ऊपर तो आपका ये चलेगा, अल्टरनेटिंग साइन चलेंगे। नीचे वाली टर्म कैसे आ रही है देखना, 2 फिर 2 इंटू 4 फिर 2 इंटू 4 इंटू 6 फिर 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 एंड सो ऑन टू। उसके अगली वाली आ रही है 2n प्लस में 2, यहाँ पे आएगी 2n प्लस में 2 इंटू में 2n प्लस में 4। जैसे यहाँ पे जो 2 है उसका 2 ऐड होके बढ़ा, फिर 2 ऐड होके बढ़ा, फिर 2 ऐड होके मल्टीप्लाई, फिर 2 ऐड होके मल्टीप्लाई, वैसे ही 2 ऐड होके मल्टीप्लाई, 2 ऐड होके मल्टीप्लाई, इसके लिए भी 2 ऐड हुआ मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 ऐड होगा इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 ऐड होगा इस पे मल्टीप्लाई होगा। इस टाइप से नीचे वाली टर्म्स चलेगी। समझ में आया कैसे याद करना है। ऊपर वाली है x की पावर n अपॉन में 2 की पावर n गामा ऑफ n प्लस 1, और अंदर वाली जो टर्म्स चलेंगी वो चलेंगी 1 अल्टरनेटिंग साइन के साथ, साथ में 1 माइनस एक्स, साथ में नीचे जो डिनोमिनेटर है वो चलेगा 2 4 6 8, और साथ में 2n प्लस 1 2 2n प्लस 2 2n प्लस में 4 एंड सो ऑन टू। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो रितु। अगर आपका एनालिटिक है तो इंडिशियल इक्वेशन ही यूज होती है वहां से, ठीक है, क्योंकि आपका px और qx डिफाइंड हो जाता है ना, इसी वजह से। ये आपके पास जी वैल्यू होती है jnx की। क्लियर। अब यहां पे देखो, अगर मैं इसको 3/2 पुट करती हूं, मैंने अगर इसको 3/2 पुट किया, n की प्लेस पे अगर मैं 3/2 पुट कर रही हूं तो आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे देखना, क्योंकि मुझे यहाँ पे 3/2 की वैल्यू चाहिए और मुझे पाई के ऊपर चाहिए। मैं फिलहाल x के ऊपर निकाल रही हूँ, फिर बाद में पाई के ऊपर काम करेंगे। तो x की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पे n की प्लेस पे आपने 3/2 पुट करना है सब जगह। गामा ऑफ 3/2 प्लस में 1 यानी 5/2। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2 इंटू 2n प्लस में 2 2n प्लस में 2। तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल, 5 दे देगा, यानी 2 इंटू 5 आ जाएगा। प्लस में x की पावर 4 डिवाइडेड बाय में 2 4 तो एज इट इज है, यहाँ पे ये 5 आया ही था, इससे अगला क्या आ जाएगा, 5 में 2 ऐड कर दो 7 आ जाएगा एंड सो ऑन टू। ये चलेगा इस टाइप से। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। ये अगर किसी को नोट करना है तो कर लीजिए, ये अगर किसी को नोट करना है तो कर लीजिए भाई, ठीक है। क्लियर, ठीक है। चलो, ये आपके पास मैंने जैसे ही 3/2 पुट किया, आपके पास ये बन गया। इसको थोड़ा सा सोल्व करना है बस, ठीक है। क्या करोगे, अब आपको जो वैल्यू चाहिए वो पाई के ऊपर चाहिए, है ना। अब आपको जो वैल्यू चाहिए वो पाई के ऊपर चाहिए, तो उससे पहले मैं एक बार इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लूं। देखो x, इसको ऐसा लिख लो x√x, नीचे वाले को लिख लो 2√2, और ये आपका गामा 5/2 क्या होता है जानते हो, ठीक है। और इसको भी आप जब लिखेंगे तो ये आपका आएगा ऐसा, और ये आपके पास तो हो गया 3/4, और इसकी वैल्यू जानते हो ये होता है √पाई। आप जब भी अपना गामा ओपन करते हो ना तो ये आपका इस टाइप से ओपन होता है। आपने जैसे मान लो गामा n+1 ओपन किया है तो ये आपका होता है n इंटू में गामा n, ऐसे टाइप से ओपन,
ठीक है। अब यहाँ पे जो n होता है फिर आप उसको अगर आगे फर्दर ओपन कर सकते हो तो कर दो। अब जैसे इसको मैं 1 प्लस में 1/2 लिख सकती हूँ, तो मैंने फिर इसके फर्दर यही फॉर्मूला लगा दिया अगेन, और फिर मेरे पास ये बचा। ये बचने के बाद मेरे को पता है इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है और होती है √π। तो मैंने यहाँ पे इसको रख दिया। मैं इसकी वैल्यू उठा के, जो मेरे पास गामा 5/2 की वैल्यू आई है, मैं उठा के यहाँ पे रख देती हूँ। तो ये आएगा 3 × में 4 और ये आएगा √π। ठीक है। और अंदर क्या चल रहा है, एज इट इज, इसको ऐसे ही ऐसे के ऐसे रहने दो। ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये आपके पास आया, इसको मैं एज इट इज छोड़ रही हूँ। ठीक है। और यहाँ पे आप इसको आगे अगर थोड़ा सा सोल्व करना चाहो कर लीजिए, ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास बचेगा ऐसा। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे x की प्लेस पे पाई पुट कर देती हूँ। तो j(3π/2 पाई इज इक्वल टू, यहाँ पे पाई रखा तो पाई इंटू में √π, x की प्लेस पे रखा है 2 × में √2, तो ये कैंसिल हो गया, साथ में ऊपर 2 भी चल रहा था, और नीचे से √2 आएगा और इंटू में 3 आएगा और पाई आएगा रूट का, और अंदर जो चल रहा है वो चल ही रहा है। x की वैल्यू पे प्लेस कर दो π², तो π² 2 × में 5 प्लस का पाई की पावर 4 2 × में 5 या 2 × में 4 × में 5 × में 7 एंड सो ऑन टू। ठीक है। ये आपका है j3/2 पाई की वैल्यू। यहां से √π से √π कैंसिल। बोलो, इसको मैं ऐसा लिख दूं, √2 × में √2, तो एक √2 से एक √2 कैंसिल, तो ये आपके हाथ में बचा पाई √2 पाई डिवाइडेड बाय में 3, और अंदर चल रहा है ऐसा। अब इसमें थोड़ी सी ट्रिक लगेगी, ध्यान देना। ठीक है। इस पाई को मैं अंदर ले जाती हूँ, इस π/3 को मैं अंदर ले जाती हूँ, √2 को मैं बाहर छोड़ती हूँ। ठीक है। साथ में जैसे ही मैं पाई को अंदर लेके गई, चलो ठीक है, मैंने पाई को सबसे पहले अंदर ले लो, तो ये आपका ऐसा बनेगा 2 × 3 × 5 प्लस में पाई की पावर 5 2 × 3 × 4 × 5 × 7 एंड सो ऑन टू। ऐसा बनेगा। बोलो बोलो, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। यहां तक अगर किसी को कोई समस्या है तो बताओ। नो डाउट, पक्का। अच्छा, अब एक चीज देखिए, आपसे जो वैल्यू पूछी गई थी वो पूछी गई थी पाई × j/3/2 पाई के होल स्क्वायर की। उससे पहले मुझे इस अंदर वाली वैल्यू का अगर पता चल जाए तो मैं उसको स्क्वायर कर दूंगी। मेरे को अंदर वाली वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगी, दोनों साइड अगेन पाई से मल्टीप्लाई करवा दूं। पाई से अगर मैंने फिर मल्टीप्लाई करवाया, वो पाई फिर अगेन अंदर ले जाओ, मतलब मैंने दोनों साइड पाई से मल्टीप्लाई करवा दिया, ऐसा समझ लो। तो मैंने जब मल्टीप्लाई करवाया तो ऐसा बन गया। अब इस पाई को फिर अंदर ले जाओ, √2 को बाहर ही छोड़ो, π² को अंदर लेके गई, π² बाय में 3 माइनस में पाई की पावर 4 में 2 × में 3 × में 5 प्लस में पाई की पावर 6 में 2 × 3 × 4 × 5 × 6 एंड सो ऑन टू। बात समझ में आई क्या किया है? बोलो, यहां पर अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब मेरे को नीचे अगर फैक्टोरियल मिल जाए, मुझे यहाँ पे एक फैक्टोरियल लाने के लिए 2 की कमी है, इसको फैक्टोरियल बनाने के लिए 4 की कमी है, इसको फैक्टोरियल सॉरी यहाँ पे 7 आएगा, इसको फैक्टोरियल बनाने के लिए 6 की कमी है। तो यहाँ पे और देख रहे हो पावर भी उसी टाइप से काम कर रही है। नीचे अगर 2 चाहिए तो यहाँ पे भी 2 चाहिए, पावर भी 2 है। नीचे अगर 4 चाहिए तो यहाँ पे भी 4 चाहिए, पावर भी 4 है। नीचे अगर 6 चाहिए तो यहाँ पे भी 6 चाहिए, पावर भी 6 है। तो मैंने क्या करा, इसको ट्रिक से मैंने ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, फर्स्ट वाली टर्म को, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करवाया, तो 3 फैक्टोरियल बन गया। बोलो, माइनस में ऊपर वाले को 4 से मल्टीप्लाई करवाया, नीचे वाले को जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करवाया 5 फैक्टोरियल बन गया। बोलो, अगेन
ऊपर वाले को 6 से मल्टीप्लाई करवाया, नीचे वाले को सॉरी फिर अगेन 7 आएगा, यहाँ पे गलती से हो गया था, नीचे वाले को फिर 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो 7 फैक्टोरियल बन गया, एंड सो ऑन टू। ये आपके पास आई है 3/2 पाई इंटू में पाई की वैल्यू। अभी स्क्वायर करना बाकी है, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये इक्वेशन जो मतलब जो आपका एक्सप्रेशन बना है अंदर वाला, उसमें कुछ ना कुछ हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले 2 पाई स्क्वायर रूट बाय रूट 3 फैक्टोरियल को मैं लिखती हूँ, सॉरी 3 फैक्टोरियल को, इसको मैं ऐसे लिख पाऊंगी, देखना एक बार ध्यान से देखना इसको, पाई स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल माइनस में पाई स्क्वायर अपॉन में 3 फैक्टोरियल। देख लो एक बार, इसमें किसी को कोई समस्या आए तो मुझे बताना। मैं 2 पाई स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकती हूँ। सेम चीज अगर मैं 4 पाई की पावर 4 बाय में 5 फैक्टोरियल को अगर लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, पाई की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल माइनस में पाई की पावर 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल, है ना। अरे इवेंचुअली आ तो यही रहा है वापस सोल्व करने पे, ठीक है। तीसरी बात, अगर मैं इसको यहाँ पे 6 पाई की पावर 6 डिवाइडेड बाय में 7 फैक्टोरियल को लिखूं तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, सॉरी आई एम सो सॉरी, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 6 आएगा, 7 फैक्टोरियल। यहां तक अगर किसी को ना समझ में आए तो बोलिए। बोलो फटाफट से। अभी इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बता दूंगी, लेकिन उससे एक बार पहले इसको समझो, ठीक है, दोनों चीजें बता दूंगी, क्लियर, ठीक है। यहां पे सेम तरीके से आप आगे चलते जाओगे, आपको इसी तरीके से सीरीज का क्या मिलता जाएगा, अलग अलग मतलब आप सब्ट्रैक्शन में लिख पाओगे। अब मैं इसको लिख रही हूँ, यहाँ पे देखो पाई स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल माइनस में पाई स्क्वायर अपॉन में 3 फैक्टोरियल। इसको नेगेटिव कॉमन लिया, अंदर लिखा पाई की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल माइनस में पाई की पावर 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल। फिर यहाँ से 6 प्लस का कॉमन है, पाई की पावर 6 अपॉन में 6 फैक्टोरियल माइनस में पाई की पावर 7 अपॉन में 6 अपॉन में 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टू। फायदा क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा कोस एंड साइन की फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा। कैसे, देखिए √2, ये हटा दिया है मैंने, ठीक है, √2 बाहर चल रहा है, यहाँ पे जो आपके पास पाई स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल है, पाई स्क्वायर मतलब जितनी पावर है उतना ही नीचे फैक्टोरियल है, उन सबको कलेक्ट कर लो। जो पावर पाई की पावर आ रही है वही फैक्टोरियल में डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, उन सबको कलेक्ट करके एक साइड लिख लो, और जो पावर डिफरेंट है, फैक्टोरियल डिफरेंट है, उनको एक साइड में कलेक्ट कर लो। एंड सो ऑन, क्लियर, ये आपके पास आया। बोलो। अच्छा, ये मेरे पास कोस की इक्वेशन बन सकती है। मुझे पता है कि कोस पाई मेरा क्या होता है। अगर मैं कोस पाई पे जाऊं तो कोस पाई मेरा होता है 1 माइनस में, या मैं एक्स के लिए काम करूं एक बार, तो कोस एक्स मेरा होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस में एक्स की पावर 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टू। अगर मैं दोनों साइड से एक्स को सब्ट्रैक्ट करवा दूं तो ये आपके पास ऐसी बनेगी, और अगर मैं दोनों साइड में साइन चेंज कर दूं नेगेटिव कॉमन लेकर तो ये आपके पास ऐसा बनेगा। और ऊपर वाला भी तो यही बन रहा था, देख लीजिए, ये आपका ऊपर वाला यही तो बन रहा है, बस एक्स की प्लेस पे पाई है। यहां पे ये इसकी वैल्यू कितनी आई है, 1 माइनस कोस पाई। अगर मैं पाई पुट कर दूं तो इसको मैं 1 माइनस कोस पाई लिख सकती हूं। यहां पे देख लीजिए, इसको मैं 1 माइनस कोस पाई लिख दूं, √2 बाहर चल रहा है, इसको मैंने 1 माइनस कोस पाई लिख दिया। किसी को कोई आपत्ति हो तो बताइए। बोलो।
ठीक है। अरे शॉर्टकट भी बता देंगे, वेट कर जाओ, ये फॉर्मूला ही शॉर्टकट निकल कर आएगा ये फॉर्मूला ही शॉर्टकट निकल कर आएगा। आप उसको एज ए रिजल्ट भी याद कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात ये आप देखो, अगर ये किसी को नहीं करना है स्किप कर सकता है भाई, बिल्कुल शॉर्टकट से जा सकते हो, ठीक है। पर मतलब मेरा फर्ज है आपको बताना कि कहाँ से आया है, तो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे अगेन अब आपको ये साइन के फॉर्म में अगर मिल जाए तो बात बन जाए। मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन के फॉर्म में तो पाई क्यूब आता है ना। यहाँ पे तो मेरा पाई क्यूब नहीं आ रहा है, ये 4 आएगा। यहाँ पे तो मेरा पाई क्यूब नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो मेरा पाई की पावर 5 नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो मेरा पाई की पावर 7 नहीं आ रहा है। इसका मतलब मुझे पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड करवाना पड़ेगा इसमें। तो मैंने ऐसा कर दिया 1/पाई बाहर और ऐसा अंदर, मतलब पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड करवा दिया और कुछ भी नहीं करवाया, ताकि ये मेरे पास साइन की इक्वेशन बन जाए, ठीक है। ये आपके पास ऐसा बना है। अब यहाँ पे अगेन आप साइन के इक्वेशन जानते हो, सॉरी साइन की सीरीज जानते हो। साइन ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स माइनस में एक्स क्यूब अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस में एक्स की पावर 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टू। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस पाई क्यूब, मतलब मुझे एक्स अगर मैं दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करवा दूं तो ऐसा बनेगा, है ना। और मुझे ये अंदर वाला ही तो चाहिए, पाई रख के ही तो चाहिए। तो यहाँ पे साइन पाई के लिए निकाल लीजिए, एक्स को पाई रख दीजिए, तो ये आपको इसकी वैल्यू मिल गई। यानी इसके प्लेस पे ये जो अंदर वाला है, इसके प्लेस में मैं साइन पाई माइनस पाई रख दूं तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा। अब देखना, यहाँ पे मैंने रख दिया इसकी प्लेस पे साइन पाई माइनस में पाई, और 1/पाई ऑलरेडी बाहर था। ये आपके पास ओवरऑल बन के निकला है जी। अब यहाँ पे ये आएगा इसका सॉल्यूशन, माइनस से माइनस कैंसिल, √2 साइन पाई बाय में पाई माइनस में कोस पाई, और यहाँ पे जो आपका कोस पाई होता है वो तो -1 होता है, साइन पाई आपका 0 होता है, तो ये आपका बचा √2 माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका √2 आंसर आएगा, ठीक है। आपको इसका स्क्वायर चाहिए था, ये चलता आ रहा है किसके इक्वल, 3/2 पाई भी था, मल्टीप्लाई करवाया था ना पाई से, ठीक है। यहाँ पे पाई से मल्टीप्लाई भी करवाया था हमने, ठीक है। तो ये आपका इसके इक्वल चलता हुआ रहा था, हमें इसका स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर करते ही आपका आंसर 2 आ जाएगा ठीक है, ठीक है। तो ये आपके पास निकल कर आता है ऐसा। लेकिन अगर आपको किसी को शॉर्टकट याद रखना है तो अब, क्योंकि ये मैंने ऐसा क्यों बताया, ये मैंने आपको प्रोसेसर क्यों बताया पूरा, मान लीजिए यहाँ पे 3/2 वैल्यू की जगह कुछ और आ गया, तो आप क्या करोगे, हर बार तो 3/2 वाला फॉर्मूला तो नहीं देगा वो, है ना। अगर आपके पास यहाँ पे 5/2 आ गया, 7/2 आ गया, तो आप क्या करोगे, उस केस में आपको इसी तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज सिर्फ अगर 3/2 के लिए आप याद रखना चाहते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, मतलब लिख देती हूँ। आपको अगर याद करना है आप याद करके जा सकते हो, बिल्कुल। ये आपके पास होता है जी ऐसा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे अगर n की वैल्यू चेंज कर देगा तो इसका फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस मैंने इसीलिए बताया ताकि आप यहाँ पे हर वैल्यू ऑफ n के लिए इसको कैलकुलेट कर पाओ, सिर्फ एक n के लिए नहीं। और अगर किसी को इससे जाना है, बिल्कुल इससे जा सकता है जी। यहाँ पे आपको पाई रखना है x की प्लेस पे, आपसे जो वैल्यू पूछी है वो पाई के लिए पूछी है, रख दीजिए यहाँ पे पाई पुट करेंगे तो ये आपके पास ऐसा आएगा, √पाई इंटू में x की वैल्यू भी पाई है तो पाई इंटू पाई स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई में √2 है, j 3/2 ऑफ पाई आएगा, इक्वल टू में साइन पाई डिवाइडेड बाई में पाई 0, माइनस का कोस पाई आपका प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस, और यहाँ पे आपका ये क्या बचेगा, पाई बचेगा, j 3/2 √पाई बचेगा। इस √2 को आप उस साइड ले जाइए, ठीक है। आपसे इसकी वैल्यू का स्क्वायर पूछा था तो ये आपके पास आ जाएगा ऐसा। क्लियर। तो इसी वजह से इसको सोल्व करना बताया है कि आप किस तरीके से सोल्व करते हो। आपका बस ये है, इसको याद रख सकते हो जी, ये नॉन इंटीग्रल वैल्यू के लिए होता है, ठीक है। ये नॉन इंटीग्रल वैल्यू जब आपके पास होती है
तब आपके पास ये बेजल्स इक्वेशन का फॉर्मूला यूज किया जाता है। यहाँ पे आपको इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद यहाँ पे जरा सी ट्रिक लगेगी, बस थोड़ी सी ट्रिक आपको लगानी है, उसके बाद आपका जस्ट आंसर सामने है एकदम। ठीक है, क्लियर? तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो आपके पास क्या है 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो यहाँ पे अब इसका कोई यूज नहीं हुआ, इसका कोई यूज नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट पे चले जी, बोलो फटाफट से बोलो। चलिए अगला देखिए, आपके पास कहता है लेट yx बी द सोल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। yx आपके पास सोल्यूशन है इसका। आपको कहता है y एट 0 पे 0 वैल्यू है, y डैश एट 0 पे 0 वैल्यू है। ठीक है, और जो आपसे वैल्यू पूछ रहा है, कहते हैं y एट पाई बाय 2 पे वैल्यू अल्फा है, तो 4 बाय पाई इंटू अल्फा की वैल्यू बताओ। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करना, यहां से यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो आपको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके दिया है। जो आपका राइट हैंड साइड है, या जो फंक्शन ऑफ टी आपको दिया हुआ है, जिसके लिए आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल सोल्व होकर निकलेगा, वो आपको दो पार्ट्स में दिया हुआ है। जब आपका टी 0 से 2 है, जब आपका टी 2 से बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे जो इनिशियल कंडीशन दी हुई है वो आपको सिर्फ 0 पे दी हुई है, यानी आपको सिर्फ यहाँ पे दी हुई है। और आपसे जो पूछा गया है वो भी पाई बाय 2 के ऊपर पूछा गया है, यानी सिर्फ इसके अंदर पूछा गया है, क्योंकि टी आपका पाई बाय 2 है। टी पाई बाय 2 तो इसी के अंदर आएगा ना, जब आपका टी 0 से 2 के बीच में है। पाई बाय 2 भी तो 0 से 2 के बीच में ही आता है। यानी कुल मिला के ये वाला जो पार्ट दिया हुआ है नीचे वाला, ये आपको फालतू में आपका टाइम बर्बाद करने के लिए दिया हुआ है ना। ये वाला पार्ट आपको फालतू में टाइम बर्बाद करने के लिए दिया हुआ है, ताकि आप फालतू में इसका ऊपर वाले का तो सॉल्यूशन निकालो ही निकालो, नीचे वाले का भी निकालो, क्योंकि इसका कोई काम है ही नहीं। यहाँ पे इनिशियल कंडीशन भी 0 पे है, यहाँ पे पाई बाय 2 पे भी वैल्यू पूछी गई है, वो भी आपका 0 से 2 के बीच में है। तो यहाँ पे आपसे कुछ भी मतलब इसका कोई रोल ही नहीं है। तो आपको जो सॉल्यूशन निकालना है वो सिर्फ किसके लिए निकालना है, वो सिर्फ इसके लिए निकालना है। बात समझ में आई? कंडीशन भी इसके ऊपर लगेगी, आपको सब कुछ इसी के ऊपर मिलेगा। क्लियर? ठीक है, अच्छा अब क्या करोगे देख लीजिए। y डबल डैश प्लस में y 4y इक्वल टू में आपके पास क्या आएगा t के इक्वल, है ना। बस आपको यही सोल्व करना है, दूसरे वाला तो देखना ही नहीं है, क्योंकि जब आपका t 0 से 2 के बीच में, जस्ट आपको वहीं पे आपको सब कुछ काम करना है। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन से ही आया, m की वैल्यू आई प्लस माइनस 2 आयोटा। यहाँ पे लिख लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, c1 e की पावर 2t c2 e की पावर c1 cos ऑफ 2t प्लस में c2 साइन ऑफ 2t। ये आपके पास आया। ठीक है, ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लीजिए। नहीं, पर्टिकुलर इंटीग्रल जो आपके पास निकल कर आएगा वो आएगा 1/d² प्लस में 4 इंटू में t। ठीक है, यहां पे इसको सोल्व कर लीजिए। कैसे? 1/4 बाहर ले लो, नहीं क्या सीरीज सॉल्यूशन से कर लो। ठीक है, सीरीज सॉल्यूशन से कर लो। 1/4 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 1 प्लस में d² बचा, d² बाय में 4 बचा, इंटू में t बचा। ठीक है, अच्छा इसको ऊपर ले जाइए तो 1/4 एज इट इज, 1 माइनस में d² बाय में 4 का इनवर्स इंटू में t। अब यहाँ पे जब आप इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन, सॉरी प्लस है, बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1 माइनस में d² डिवाइडेड बाय में 4। ठीक है, प्लस में d² अपॉन में 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन टू चलता जाएगा और इंटू में t। अब ये आपका t है, इसका डिफरेंशिएशन एक टाइम पे 1 हो जाएगा, दूसरे टाइम पे तो 0 हो जाएगा, यानी सेकंड डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव का 0 होने का मतलब ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0 एंड आगे की सारी टर्म 0। तो ये आपको सिर्फ 1/4 इंटू में t मिल जाएगा।
तो ये आपका आंसर क्या आ गया, t/4 आ गया। ठीक है, तो यहां से आपको t/4 मिल गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। यहाँ पे सॉल्यूशन आपका क्या आ जाएगा, लिख दीजिए। ओवरऑल जो टोटल सॉल्यूशन निकल कर आएगा वो आएगा c1 cos of 2x, c2 sin of 2x एंड प्लस में t/4। अब आप यहाँ पे y डैश भी कर दीजिए हाथों हाथ, क्योंकि आपकी जो कंडीशन है वो डैश में भी दी हुई है। तो ये आप करेंगे इसका डेरिवेटिव, तो ये आपके पास आएगा माइनस का 2c1 sin of 2x प्लस का 2c2 cos of 2x। सॉरी टी के अंदर निकलेगी जी, टी के अंदर कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपका सारा काम टी में चल रहा है ना। और यहाँ पे आपका आएगा 1/4 डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कंडीशन पुट करनी है। y एट 0 पे 0 है, y डैश एट 0 पे 0 है, दोनों पे ही 0 है। तो y एट 0 पे जब आपका 0 है तो c1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। बोलो, अगर y 0 पे 0 है तो c1 की वैल्यू 0, और y डैश एट 0 पे भी अगर 0 है तो यहाँ पे रख दीजिए, c1 तो ऑलरेडी 0 हो चुका है, यहाँ पे रख दीजिए। ये आपका बनेगा 2c2 प्लस में 1/4 इक्वल टू में 0। ठीक है, यानी जो c2 की वैल्यू मिलेगी वो आपके पास मिलेगी माइनस का 1/8। ये आपकी c2 की वैल्यू है। c1 और c2 की जो वैल्यूज आई है उसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो, आपका सॉल्यूशन बन जाएगा y इक्वल टू c1 cos of 2t, यानी c1 तो 0 ही है, c2 आपका क्या आएगा माइनस का 1/8, माइनस का 1/8 साइन ऑफ 2t और प्लस में t/4। ये आपका आया है सोल्यूशन। अब इसमें आपसे π/2 के ऊपर वैल्यू पूछी है तो t की प्लेस पे π/2 रख दीजिए। π/2 यहाँ पे रखेंगे, π/2 से 2 कैंसिल, पाई बन जाएगा, साइन ऑफ पाई 0 होता है। यहाँ पे रख दीजिए π/8 तो 5 π/8 आ जाएगा। ठीक है, π/8 इसकी वजह से आ गया। आपसे वैल्यू जो पूछी गई है वो किसकी पूछी गई है, कहता है अल्फा की जो वैल्यू थी वो π/2 पे आ रही थी, तो इसका मतलब अल्फा आपके पास आया है ये। अब आपसे पूछा क्या है, कहता है 4/π इंटू अल्फा की वैल्यू बताओ। तो 4 में पाई, अल्फा आपके पास क्या आएगा 1/2, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0.5 आएगी। ठीक है, यहाँ पे इसने राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेस लिखा है तो 0.50 लिख देना, तो ये आपके पास आएगा 0.50। बोलो जी, क्लियर है क्या? चले आगे, नेक्स्ट पे चले, फटाफट से बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए जी, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका बेस्ड है किस पे, आपकी जो इक्वेशन होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, कंपैरिजन वाली थ्योरम्स, उनके ऊपर। ठीक है, देखिएगा, आपके पास कहता है कि phi एंड psi बी द टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। कहते हैं phi और psi आपके पास दो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं इसके। ठीक है, आपको कहता है साथ में अल्फा और बीटा आर में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है भाई, अल्फा आपका लेस देन बीटा है। ठीक है, कहते हैं phi अल्फा के ऊपर और बीटा के ऊपर 0 दे रहा है। ठीक है, मतलब आपको क्या बोला है, phi और psi दो सॉल्यूशंस है, जिसमें से इसने पहली बात phi की करी है कि phi अल्फा पे और बीटा पे दोनों पे 0 देता है, जहां पे अल्फा आपका लेस देन है बीटा से। ठीक है, एंड आपको कहता है phi x और कभी भी 0 नहीं देता जब x आपका अल्फा और बीटा के अलावा कुछ होता है। मतलब आपका जो phi है वो अल्फा और बीटा पे 0 दे रहा है और कहीं पे भी 0 नहीं दे रहा है, कहीं पे भी 0 नहीं हो रहा है, सिर्फ अल्फा और बीटा पे हो रहा है। तो आपसे पूछता है, कहते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपके पास ये दो स्टेटमेंट इसने दिए, phi डैश एट अल्फा एंड phi डैश एट बीटा। कहता है इनका प्रोडक्ट क्या ग्रेटर देन 0 होगा क्या। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर phi x को मैं psi x से मल्टीप्लाई करवाऊं तो क्या वो कभी भी अल्फा और बीटा के बीच में जितने भी x आ रहे हैं क्या सबके लिए नॉन जीरो होगा क्या। तो इसमें क्या करेंगे देखना, अब ध्यान से देखना। पहला जो स्टेटमेंट पूछा है वो आपसे phi के लिए पूछा है, सिर्फ उसके स्लोप्स के लिए पूछा है। आपके पास है phi एट अल्फा इक्वल टू phi एट बीटा 0 के इक्वल। आपके पास दो चॉइसेस हैं, जो आपका फंक्शन है वो आपका और इन दोनों पॉइंट्स के अलावा कहीं पे भी 0 नहीं दे रहा, तो या तो वो ऐसे जाएगा अगर उसको अल्फा से बीटा पे पहुंचना है ना, या तो आपका ऐसे जाएगा
या फिर आपका ऐसे जाएगा। समझ रहे हो ना, मतलब एक्स एक्सिस को कभी भी इन दोनों के बीच में कट नहीं करेगा। जो आपका सॉल्यूशन है उसका कर्व या तो अल्फा और बीटा को इस तरीके से जाएगा कि अल्फा और बीटा के बीच में आने वाले कोई भी पॉइंट्स है उनको वो कट करके नहीं जाएगा, क्योंकि अगर कट कर गया इसका मतलब वहां पे एक जीरो मिल जाएगा, इसका मतलब सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये कहता है अल्फा और बीटा के अलावा कहीं पे जीरो है ही नहीं। उसने ये बात बोली है कि फाई ऑफ एक्स आपका जीरो नहीं है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा के बीच में जितने भी एक्स आ रहे हैं उनके लिए। इसका मतलब वो कभी भी कट नहीं कर रहा। अब यहां पे इसने क्या पूछा है कि ये आपके पास क्या होगा, है ना, कि ये आपके पास जीरो से बड़ा होगा क्या। अब एक चीज बताओ आप यहाँ पे, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे फाई डैश अल्फा की, फाई डैश अल्फा आपके पास होता क्या है कि अल्फा के ऊपर जो आपके पास स्लोप बनती है, मतलब जो आपका एंगल बन रहा है वो आपका 90 डिग्री से छोटा है। यानी फाई डैश जो अल्फा है वो आप एक तरीके से ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पे या तो मेरा फंक्शन इंक्रीज करेगा, अगर फंक्शन इंक्रीज करता है फाई डैश एक्स आपका ग्रेटर देन जीरो है ना, फाई डैश एक्स आपका ग्रेटर देन जीरो है। मैं ऊपर वाला केस ले रही हूं एक बार, जब आपका अल्फा से बीटा मूव कर रहे हो और ऐसे आप जा रहे हो ऐसे, ठीक है, तो आपका जब आप अल्फा से बीटा जा रहे हो तो फाई आपका कैसा है, यहां पे आपका ये इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, यानी फाई डैश अल्फा ग्रेटर देन जीरो है। और जैसे आप बीटा पे आ रहे हो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग मोड पे जा रहा है, क्योंकि बीच में आपको एक ऐसा मिल गया जिसकी वजह से फाई डैश एक्स आपको जीरो मिल रहा है, और उसको तुरंत बार पार करते ही आपका जो फाई डैश बीटा है वहां पे वो नेगेटिव दे रहा है। समझ पा रहे हो ये चीज, क्योंकि इसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव आ रही है, आपका डिक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है बीटा के ऊपर। तो यहाँ पे फाई डैश बीटा आपका नेगेटिव है, तो इस केस में इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा, एक पॉजिटिव है भैया और एक नेगेटिव है, तो ओवरऑल नेगेटिव आएगा। सेम तरीके से अगर आप अपना ग्राफ इस तरीके से लेते हो, ये आपका अल्फा ये आपका बीटा है, आपका ग्राफ ऐसे जाता है। अब की बार यहाँ पे जो अल्फा है वो उसमें फाई डैश अल्फा आपका क्या है, आपका जो स्लोप है वो स्लोप आपके ऐसे जा रही है, मतलब आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी फाई डैश अल्फा लेस देन जीरो है। यहाँ पे आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, फंक्शन बढ़ रहा है, अगर इंक्रीजिंग है तो फाई डैश बीटा आपके पास ग्रेटर देन जीरो है। अगेन इस केस में भी आपका जो ग्राफ है उसकी वजह से आपका इनका प्रोडक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो और आपके पास और कोई चॉइस नहीं हो सकती है इस ग्राफ की, और कोई चॉइस हो ही नहीं सकती है, ठीक है, क्योंकि आपका एक्स एक्सिस को वो कट करके कभी निकलेगा नहीं इनके बीच में। दूसरी बात, अल्फा और बीटा को तो हमेशा कट करेगा क्योंकि वो तो उसके रूट्स ही हैं, तो आपको उसको लौट के आना ही पड़ेगा ग्राफ को बीटा के ऊपर। तो इन दो ग्राफ्स के अलावा आपके पास कोई तीसरी चॉइस है ही नहीं, इसी वजह से इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, लेकिन इसने बोला पॉजिटिव आएगा, इसलिए पी स्टेटमेंट आपकी है गलत, ठीक है। दूसरी बात, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अभी वो एक्चुअली क्लास में भी हो चुका है, ठीक है, जहां पे हम नेट का सिलेबस कर रहे हैं, वहां पे आपको ये बताया कि फाई और शाई, अगर आपके पास y1 और y2, मैंने वहां पे बताया था कि अगर दो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस है और अगर एक के जो कंसेक्टिव जीरोस हैं फाई के या शाई के, उनके बीच में दूसरे का एक जीरो पक्का लाई करता है, एग्जैक्टली 1 जीरो, ये आपको स्टेटमेंट लिखवाई थी। उस स्टेटमेंट के थ्रू ही आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे आपको फाई एंड शाई दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। आपको मैं बोल रही हूँ ये जो लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं, ये लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस में जो फाई है उसके दो रूट्स आपको दिए हुए हैं, कंसेक्टिव जीरोस हैं, और ये क्योंकि इनके बीच में कोई भी तीसरा जीरो नहीं है, अल्फा और बीटा के बीच में साई का एक रूट पक्का लाई करेगा। समझ रहे हो, आपको मैंने साइन एक्स और कोस एक्स का भी एग्जाम्पल दिया था और बताया था साइन एक्स के जो कंसेक्टिव रूट्स हैं उनके बीच में कोस का पक्का एक रूट एग्जैक्टली 1 रूट आएगा। यहाँ पे भी फाई और साई आपके पास है, फाई के दो रूट्स आपको दिए हुए हैं अल्फा और बीटा, इसका मतलब यहाँ पे जो आपका अल्फा और बीटा है इसके बीच में, ये तो फाई हो गया, इसके बीच में शाई का एक जरूर रूट आएगा जो उसको क्रॉस करता हुआ निकलेगा। वो कैसे निकलेगा मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है
कि पक्का इसके बीच में आएगा, क्योंकि दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है इसी वजह से। तो यहां पे आपका साई एक्स आपको 0 मिलेगा फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा, है ना। आपको साई एक्स ऐसा मिलेगा जो आपका 0 होगा फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा। इसका मतलब यहां से आपका जो साई एक्स का अगर मैं प्रोडक्ट भी करवा दूं फाई एक्स के साथ, इसने साई एक्स का प्रोडक्ट करवाया फाई एक्स के साथ, तो वो आपको 0 मिलेगा फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू अल्फा बीटा। क्यों? अरे साई एक्स की वजह से साई एक्स तो 0 मिलेगा ही। जिस भी एक्स नोट के लिए या जिस भी एक्स के लिए जो अल्फा से बीटा के बीच में आ रहा है, उनके लिए अगर साई एक्स 0 है तो इनका प्रोडक्ट भी 0 आएगा। और अगर प्रोडक्ट 0 आया तो यहां पे इसने क्या बोला है कि साई एक्स इंटू में फाई एक्स, कहता है नॉन 0 तो नहीं होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अल्फा बीटा के लिए। क्यों? क्योंकि जब एक पॉइंट हमें ऐसा मिल रहा है जिसकी वजह से प्रोडक्ट 0 है, तो फॉर ऑल के लिए तो नॉन 0 कभी भी नहीं मिलेगा। एक पॉइंट तो ऐसा पक्का मिलेगा जहां पे 0 देगा। तो इसने फॉर ऑल बोला है ना, इस फॉर ऑल की वजह से आपकी ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। हाँ, अगर ये फॉर सम बोलता तो हम इसको करेक्ट कर देते, लेकिन इसने फॉर ऑल बोल के गलती कर दी, इसी वजह से क्यू स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। तो पी और क्यू दोनों की दोनों फॉल्स हैं, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बाकी के सब गलत है। बात समझ में आई? बोलिए जी, क्या आपको ये क्लियर है? अगर क्लियर है तो फटाफट से नेक्स्ट पे चले, बोलिए। चले देखिए, फटाफट से देखिए सेकंड 12th क्वेश्चन। कहता है एक्स टी और वाई टी आपके पास है, ठीक है। एक्स टी एंड वाई टी, टी बिलोंग्स टू आर, बी द टू फंक्शन सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास एक्स टी वाई टी है, ठीक है। ये आपके पास दो फंक्शंस है जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। एक्स 0 पे आपको अल्फा वैल्यू दी हुई है, वाई एट 0 पे आपको बीटा वैल्यू दी हुई है। आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब स्टेटमेंट कहाँ है? स्टेटमेंट है 1-2 पेज बाद, देखो क्या कहता है। कहता है कि आपसे अगर अल्फा 1 है बीटा -1 है तो एक्स टी वाई टी क्या होगा? 0 को टेंड करेगा। अल्फा के ऊपर, अल्फा और बीटा के ऊपर कंडीशंस देकर आपसे पूछ रहा है कि एक्स टी वाई टी जो आपके पास सॉल्यूशन आएंगे उनके मॉडुलस, अलग अलग मॉडुलस करने पे क्या वो 0 को टेंड करते हैं क्या? एज एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो आपको क्या करना है, इन इक्वेशन को पहले सोल्व करना है, उसके बाद हम ऑप्शंस पे जाएंगे। आपके पास गिवन है एक्स डैश इक्वल टू में वाई, और दूसरा आपको गिवन है वाई डैश इक्वल टू में एक्स। कहाँ गया एक्स? ठीक है, ये आपको गिवन है। ओके, अच्छा यहां पे क्या करोगे, इसको ऐसा लिख सकते हो, इसको ऐसा कर सकते हो कि इसको मैं डेरिवेटिव कर दूं एक साइड, सॉरी ए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट वाली को। क्यों? क्योंकि मुझे y डैश की वैल्यू है वो x पता है, मैं डायरेक्ट यहां पे पुट कर दूंगी तो मेरी पूरी इक्वेशन x के अंदर बन जाएगी, है ना। मैंने क्या करा, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास ऐसा बना, ठीक है। ये आपके पास आ गया x डबल डैश माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लीजिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओगे तो आपके पास बनेगी m स्क्वायर माइनस में 1 इक्वल टू में 0, और m आपको मिलेगी प्लस माइनस में 1, ठीक है। यहाँ पे आपने निकाला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये अभी c, ये आपका x के लिए है, और ये आपकी कैसी इक्वेशन है? होमोजीनियस है, तो यही आपका टोटल सॉल्यूशन भी बन जाएगा x का, है ना। जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रहेगा वही आपका टोटल सॉल्यूशन भी हो जाएगा। और फिलहाल ये आपके पास t के फंक्शंस है, x भी t का फॉर्म में है, y भी t की फॉर्म में है, तो इसका जो सॉल्यूशन लिखा जाएगा वो t की फॉर्म में लिखा जाएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। तो यहाँ पे आपका आएगा सॉल्यूशन c1 e की पावर t, c2 e की पावर माइनस t, ये आपका आएगा x। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे y की वैल्यू भी मिल जाए इसकी फॉर्म में तो बात बन जाए, आपको यहाँ से y की वैल्यू भी मिल जाएगी, निकाल लीजिए। y आपका किसके इक्वल है? x डैश के इक्वल है, फर्स्ट वाली इक्वेशन से। मैं इसका एक बार डेरिवेटिव अगर कर दूं, अगर इस वाली इक्वेशन का एक बार डेरिवेटिव कर दूं और इसके अंदर पुट कर दूं तो मुझे y भी मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे x डैश करिए, x डैश क्या आएगा? c1 e की पावर t माइनस c2 e की पावर माइनस t, ठीक है।
यहाँ पे पुट कर दीजिए तो y आपको मिला c1 e की पावर t माइनस में c2 e की पावर माइनस t। ये आपका y भी आ गया, दोनों आपके पास हाथ में आ गए। अब आपकी कंडीशन देखिए, कहता है x एट 0 पे अल्फा एंड y एट 0 पे बीटा। x एट 0 पे अगर अल्फा है यहाँ पे रख दीजिए, यानी t की वैल्यू अगर आप 0 रख रहे हो तो c1 प्लस में c2 आपको अल्फा मिलेगा। दूसरा कहता है y एट 0 पे बीटा है तो यहाँ पे रख दीजिए c1 माइनस में c2 इक्वल टू में बीटा। c1 और c2 के वैल्यूज जो आई है वो अल्फा बीटा की फॉर्म में निकाल लीजिए, तो c1 की वैल्यू आएगी अल्फा प्लस में बीटा बाई में 2, c2 की वैल्यू आएगी अल्फा माइनस में बीटा बाई में 2। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आई है। ये वैल्यू उठा के अब आप xt और yt के अंदर दोबारा से पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पे रख दीजिए, तो x आपका आया था c1 यानी अल्फा प्लस में बीटा बाई में 2 e की पावर t। ठीक है, और ये आया c2 अल्फा माइनस में बीटा डिवाइडेड बाई में 2 e की पावर में माइनस t, और y भी आपका सेम आ जाएगा ऐसा ही, बस y में माइनस आ जाएगा बीच में। ठीक है, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताइए जी। xt और yt आपके हाथ में है, अब बस अल्फा और बीटा को पुट करना है यहां से और आपको चेक करने हैं ऑप्शंस। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। चलिए आगे बोलिए। देखिए, अब आपके पास है यहाँ पे अल्फा प्लस में बीटा और अल्फा माइनस में बीटा। देखो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर आपको पहले ऑप्शन में दिया हुआ है अल्फा 1 और बीटा माइनस 1, मैं यहाँ पे ना सॉल्यूशन को यहाँ पे लिख लेती हूँ एक बार। ठीक है, जो x आपके पास आया था वो आया था अल्फा प्लस में बीटा बाई 2 e की पावर माइनस टी, अल्फा माइनस में बीटा बाई में 2 e की पावर टी, और y आपका आया था ये सेम, लेकिन बीच में बस माइनस था। यहाँ पे माइनस टी नहीं था, यहाँ पे प्लस टी था, यहाँ पे माइनस था। ठीक है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन तो सही लिखा था ना? हाँ ठीक है। अब आप यहाँ पे अल्फा और बीटा की कंडीशन पुट कर दीजिए जी। अल्फा 1 और बीटा माइनस 1, यहाँ पे पुट करिए अल्फा 1 और बीटा माइनस 1, ये वाली टर्म 0, यहाँ पे पुट करेंगे ये वाली टर्म 0, तो xt क्या बच जाएगा? xt आपके हाथ में बच जाएगा अल्फा 1 और बीटा माइनस 1, तो 2 बाई में 2 यानी e की पावर माइनस टी बच जाएगा, और yt आपके हाथ में क्या बच जाएगा? अगेन e की पावर माइनस टी का मॉडुलस। अब आपसे पूछा क्या है, जब आप इन दोनों को ऐड करते हो, ठीक है, आप इन दोनों को जब ऐड करते हो, इनके मॉडुलस को ऐड करने के बाद एज t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये क्या होगा? देखो एज t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये भी 0 जाएगा, है ना? ये आपके पास ऐसे हैं, ये भी 0 जाएगा, ये भी 0 जाएगा, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। तो एज t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे तो ये तो ओवरऑल 0 चला गया। ऑप्शन क्या बोलता है? कहता है जब अल्फा 1 लिया बीटा माइनस 1 लिया तो ये 0 जाएगा, बिल्कुल 0 जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा आपको कहता है कि अगर आप अल्फा को 1 लेते हो और बीटा को भी 1 लेते हो तो आपके क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो यहाँ पे अगर आपने अल्फा को भी 1 लिया और बीटा को भी 1 लिया तो आपकी ये वाली टर्म आपकी बार 0 हो जाएगी। अल्फा 1 और बीटा भी 1, तो अल्फा माइनस बीटा 0, अल्फा माइनस बीटा 0, तो ये दोनों 0 हो गई, बचती है ये वाली। और ये इनकी वजह से, अरे ये तो कांस्टेंट है, ये तो कुछ भी हो, आप चाहे इसको सोल्व कर लो चाहे मत करो, ये आपके कांस्टेंट आएंगे और ये आपके 0 से बड़े कांस्टेंट आएंगे, क्योंकि अल्फा भी 1 है बीटा भी 1 है, तो ये आपका ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा। बस हमें जो पता चलेगा लिमिट कहाँ को टेंड करिए वो इसकी वजह से पता चलेगा। तो xt और yt आपके हाथ में क्या बच जाएगा? xt और yt का जो मॉडुलस है वो आपके हाथ में बच जाएगा ट्वाइस ऑफ e की पावर t, एंड एज t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये आपका जाएगा इनफाइनाइट। इसने बोला 0, हमने कर दिया गलत। क्लियर? सी ऑप्शन में कहता है अगर अल्फा को आप 1 लेते हो और बीटा को -1 लेते हो, क्या आपका ये 0 को जाएगा? अब आप ये चीज देखना कि जब भी आप अल्फा और बीटा को कुछ भी ले रहे हो, इनके मतलब ये दो तो आपके मिल चुके हैं ऐसे, जिनकी वजह से आपका अल्फा प्लस में बीटा बाई 2 0 हो रहा था, अल्फा माइनस में बीटा बाई 2 0 हो रहा था। या फिर अगर आपने अल्फा प्लस में बीटा को, अगर आपने अल्फा को 1 लिया बीटा को -1 लिया तो ये 0 हुआ था,
और जब आपने नीचे वाले लिया तब ये 0 था। इसके अलावा और कोई वो नहीं है इसका। अगर आप अल्फा और बीटा को सिमेट्रिक नहीं लेते हो, जैसे आपने यहाँ पे अल्फा को 1.01 लिया, बीटा को अगर आप 1 लेते हो, यहाँ पे पुट करोगे ये भी आपको एक क्वांटिटी देगा, यहाँ पे पुट करोगे ये भी आपको एक नॉन जीरो क्वांटिटी देगा, तो दोनों के दोनों नॉन जीरो क्वांटिटी ही देंगे। तो उससे आपका, अगर आप नॉन जीरो क्वांटिटी से भी अपना ये देखते हो xt और yt क्या आएगा, तो अल्फा प्लस में बीटा बाई 2 भी नॉन जीरो, अल्फा माइनस में बीटा बाई 2 भी नॉन जीरो। इसका मतलब जो आपका सॉल्यूशन बचेगा वो ये तो बचेगा ही बचेगा, है ना। और इसकी वजह से एज t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये तो भले ही 0 चला जाएगा, लेकिन ये नॉन जीरो जाएगा, ये आपका इन्फिनिटी चला जाएगा। सेम तरीके से y वाले में भी ये आपका बचेगा और ये भी बचेगा, दोनों बचेंगे, लेकिन ये तो फिर भी 0 चला जाएगा, ये इन्फिनिटी ले जाएगा। तो इसका मतलब ओवरऑल आपका सॉल्यूशन पूरा का पूरा इन्फिनिटी चला जाएगा। यहाँ पे इनमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से आपके जो अल्फा बीटा है उसमें अल्फा प्लस में बीटा बाई 2, अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आपको एक नॉन जीरो क्वांटिटी मिली है, जिसकी वजह से आपका सॉल्यूशन है वो e के पावर t में भी बच रहा है और e के पावर माइनस t में भी बच रहा है। तो उसके वजह से, इसकी वजह से आपका सॉल्यूशन ओवरऑल इन्फिनिटी जा रहा है, xt भी और yt भी। तो ये सारे के सारे आपके कहाँ जाएंगे, इनफाइनाइट जाएंगे। और इन सब ने, इसने बोला 0 पे जाएंगे, नहीं जाएंगे भैया, इन्फिनिटी जा रहे हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इसका ओनली फर्स्ट ऑप्शन आपके हाथ में क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? ठीक है, तो अभी ना मतलब क्वेश्चंस काफी बच जाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं सोच रही हूँ, इसको अब फिर अगली बार ही करवाएंगे, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बच रहे हैं, तो अभी ये 2 घंटे में भी नहीं होंगे, ठीक। तो इनको नेक्स्ट डे कर लेते हैं, ठीक है जी।